नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा को लगातार नए नए लोगों और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों का साथ मिलता जा रहा है। आज आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राजस्थान में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने पहुंचे। आप जानते हैं दोस्तों कि रघुराम राजन जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। शायद आपको याद हो कि राजन ने 2008 में आई वैश्विक मंदी की आशंका पहले ही जतला दी थी। 2013 से लेकर 2016 तक रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रहे। यानी यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों के साथ उन्होंने काम किया। हालांकि एनडीए यानी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए। नोटबंदी के फैसले को उन्होंने गलत बताया था, आपको याद होगा। कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाने की सलाह मोदी सरकार को दी थी और इस साल अप्रैल में उन्होंने सरकार को आगाह किया था कि अल्पसंख्यक विरोधी छवि से कंपनियों को नुकसान हो सकता है और इसका यह नतीजा भी हो सकता है कि विदेशी सरकारें भारत को अविश्वसनीय सहयोगी के तौर पर देखने लगें। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रघुराम राजन समय समय पर सही सलाहें सरकार को देते रहे हैं। अगर राजन के मशविरों को सही अर्थों में लिया जाता तो अर्थव्यवस्था को संभालने में सरकार को मदद मिल सकती थी, मगर मोदी सरकार ने रघुराम राजन की सलाहों को आलोचना की तरह देखा और उन्हें अपना विरोधी माना। आज भी जब वे भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलने आए तो बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि रघुराम राजन का इस यात्रा में शामिल होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है और वो खुद को अगला मनमोहन सिंह मानते हैं। यानी अमित मालवीय के इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि बीजेपी किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के कारण असुरक्षित महसूस कर रही है। राहुल गांधी इस यात्रा में लोगों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और जोड़ते जा भी रहे हैं। साथ ही सरकार से सीधे सवाल भी राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी किसी भी मुद्दे पर ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। कल ही संसद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बीजेपी के पप्पू शब्द से उसी को घेरते हुए पूछा कि हु इज पप्पू नाउ, यानी मतलब साफ है कि अब पप्पू कौन है, यह पूछ रही हैं महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने इस सवाल के साथ कई तरह के आंकड़ों को पेश किया। 5 आंकड़ों के साथ 5 बार उन्होंने पूछा कि हु इज पप्पू नाउ और उसके साथ बताया कि औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण क्षेत्र, विदेशी मुद्रा भंडार सब में कमी आई है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो हार मिली है बीजेपी को यह भी पूछा और जबकि देश छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ गई है यह भी उन्होंने बताया। अगर नाकाबिल होने को पप्पू कहा जाता है तो फिर महुआ मोइत्रा ने सरकार की नाकामियां गिनाकर पूछा है कि कौन पप्पू है। आइए जरा सुन लेते हैं महुआ मोइत्रा। अंग्रेजी में भाषण दे रही हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन बहुत शानदार भाषण है। उसका एक छोटा सा अंश, बहुत छोटा सा अंश सुनिए जरा। Who's the Pappu now? People tell me to keep quiet, to make peace in the name of soft Hindutva. I am Hindu, but I refuse to play soft anything. What this country needs is an elected government which plays hard morality, hard legality, and hard economics. No soft anything. I urge this government and the finance minister to take control of the economy. And I urge the people of India to take control over who they give the reins of this country to. सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। दिस इज अ क्वेश्चन दैट इंडिया नीड्स टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो आखिर में आपने सुना, आखिर लाइन क्या था? सवाल यह नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यह है कि पागल के हाथ में, जी हां कोटेड, पागल के हाथ में माचिस किसने दी। तो महुआ मोइत्रा के इस भाषण का जवाब वित्त मंत्री ने आज दिया है। यह कल का भाषण था महुआ मोइत्रा का संसद में और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब में जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, जरा उसे भी सुन लेते हैं। और क्योंकि जब शेर जो आखिरी वाला है वो बहुत धारदार है, बहुत सारे तथ्यों के साथ जब आप बात रखते हैं तो फिर इन्हीं लोगों के शब्दों में कहूं मिर्ची तो लगेगी ही। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। There was this question of where is the Pappu, who's the Pappu, who's the Pappu. Actually, if only honorable member looks back into her own backyard, she'll find Pappu in West Bengal. So there's no doubt
where there are wonderful schemes which can benefit common people, West Bengal sits over it, doesn't distribute it. You don't need to search anywhere else for Pappu. But even worse, sir, even worse is this point. माचिस किसके हाथ में है? ये अपमान है लोकतंत्र। This is really, I don't want to elaborate too much on it because it probably just wanted to spice the questions and the issues she raised, about which I think in different ways I've tried answering. But it's a matter of concern, sir, because kisne diya matches is not the issue, because democracy, people elect the leader and give it to the consultant. We don't need to undermine the people by saying किसने दिया इनके हाथ में? जनता ने दिया मैचेस। but किसके हाथ में मैचेस कैसे उपयोग में आता है, वही है इंपॉर्टेंट। मैचेस किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया? Recently, you had, at least BJP, had a fantastic victory in Gujarat. Post-election, sir, what was the environment there? Peacefully, the new government came to power, was sworn in. Whereas compare it with what happened in West Bengal post the state government election, marches किसके हाथ में कैसे उपयोग में आया? कैसे उपयोग में आया? वो है प्रश्न वो है। तो बातों को कैसे घुमाया जाता है, कोई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके नेताओं से आप समझ सकते हैं, सीखना चाहिए उनसे। जो कुछ कहा था महुआ मोइत्रा ने कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, और यहां माचिस का मतलब सीधा का सीधा कहा जा रहा है जनता से, जनता को पागल बताया जा रहा है। खैर, मजेदार तथ्य यह भी है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर अपने बचाव के लिए बीजेपी ढाल की तरह कांग्रेस को सामने ले आती है। इस पूरे अगर भाषण को सुनेंगे आप, जो ये भाषण दे रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो इसमें बहुत सारे तथ्यों को बार बार पीछे लेके गई हैं, यानी कि अपने इस 8.5 साल के कार्यकाल से पीछे, जब 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का था, यूपीए का था, मनमोहन सिंह की सरकार थी। खैर, ये तो होना ही है जब 70 साल की बात होती है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारे तथाकथित नए जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, देश को आज़ादी भी 2014 के बाद मिली है, तो बहुत कुछ सुनना समझना आपको बाकी है। अभी हो सकता है और भी बहुत सारे तथ्य आप सबके सामने आएंगे आने वाले समय में। लेकिन इधर दूसरा मसला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि चीन के मसले पर भी विरोधी दलों के वार से बीजेपी जो है वो परेशान है। चीन का मामला, उस पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी, खूब चर्चा की थी, और समझने की हमने कोशिश की थी कि चीन के मसले पर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, मोदी सरकार, क्यों बैकफुट पे आ जाती है। तो मतलब साफ है कि संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी घिर चुकी है। तो आइए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत कर कुछ सवालों के साथ आज करते हैं चर्चा की शुरुआत। और सवाल यह है कि क्या बीजेपी दूसरे को पप्पू साबित करते हुए खुद जवाब देने की हालत में नहीं रही? एक बड़ा सवाल है। क्या अपनी ही आक्रामक राजनीति से घायल हो गई है बीजेपी? क्या 2023 के चुनावी साल और 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की भावनाओं की राजनीति पर विपक्ष के तथ्यों की राजनीति भारी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पप्पू कौन है, जो आपके सामने हम रख रहे हैं। और यह सवाल महुआ मोइत्रा कल संसद में भरी सभा में पूछ रही थी कि हु इज पप्पू नाउ, अब पप्पू कौन है? तो वही सवाल हम भी कर रहे हैं कि आखिर पप्पू है कौन, खोजने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद तमाम हमारे वरिष्ठ साथी, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर हमारे डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और बहुत ही मजेदार तथ्य आपके सामने लेकर हम लोग मौजूद हैं, और वो है कि आखिर पप्पू कौन है। लेकिन
आप लोग पप्पू की बात जैसे ही आती है तो एक छवि जो बनाई गई थी राहुल गांधी की, और राहुल गांधी ने भी इसी सदन में कहा था कि आप मुझे चाहे पप्पू कहें या कुछ और कहें, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं, और जाकर उन्होंने गले लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वो तथ्य, वो विजुअल उस समय को आप लोग याद कीजिए। अभी उस विजुअल को नहीं दिखाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा ये कार्यक्रम, लेकिन दूसरी बाइट राहुल गांधी की जरूर सुनाना चाहता हूं। यहां राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी केंद्र में हैं। राहुल गांधी इसलिए केंद्र में नहीं है कि राहुल गांधी को लोगों ने पप्पू कहा और आईटी सेल ने पप्पू बनाया। उनको पप्पू बनाने के लिए, उनकी छवि बिगाड़ने के लिए उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन राहुल गांधी आज जो कर रहे हैं, और इसीलिए अब यहां महुआ मोइत्रा दूसरी तरफ सदन में पूछ रही हैं कि 5 अलग अलग तथ्यों को रखते हुए 5 बार पूछ रही हैं हु इज पप्पू नाउ। आप कल तक तो किसी और को कहते थे, और कल तक किसी और को कहने का मतलब यह था कि आप बार बार कांग्रेस के ऊपर उंगलियां उठाते थे, लेकिन आज आप उसी दिशा में जा रहे हैं। आपकी दिशा भटकी हुई है और वो दिशा गलत नहीं थी, यही रखने की कोशिश कर रही थी, जिसका जवाब दे रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने हिसाब से। और उन्होंने पूछा भी महुआ मोइत्रा ने कि सवाल यह नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यह है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, ये सबसे बड़ा सवाल। तो माचिस किसने दी, इसका जवाब दे रही थी। चलिए, राहुल गांधी आज दौसा पहुंचने से पहले, दौसा पहुंचकर, राजस्थान का ये शहर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर इसलिए भी है क्योंकि ये जगह जो है ये सचिन पायलट के पिताजी का कार्यक्षेत्र रहा है, राजेश पायलट का। और यहां भाषण दे रहे थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने यहां भाषण देते हुए एक बार फिर से जय सिया राम, जय श्री राम को याद किया, और उन्होंने महिला शक्ति को याद किया। उनके भाषण में लगातार निखार आ रहा है। निखार का मतलब आप लोग समझते हैं। भाषण जो है उनका लगातार उसमें धीरे धीरे एक पैनापन आ रहा है। भाषण सुनिए राहुल गांधी का, एक छोटा सा अंश उनका भी सुनाते हैं, और फिर सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आऊंगा। सुनिए जरा, ये अभी कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे थे, तब उनका भाषण खत्म हुआ है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। अब मैं आरएसएस बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आप जय श्री राम बोलते हो, मगर आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? आपने सीता मां को इस नारे से क्यों निकाला? आप में सीता मां का अपमान क्यों करते हो? आप हिंदुस्तान की नारी का अपमान क्यों करते हो? और मैं उनसे कहता हूं, हे राम नारा का प्रयोग कीजिए, जय सिया राम बोलिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान का, राजस्थान का इतिहास है, और इस नारे से इस देश को शक्ति मिलती है। सही बात है ना? सही बात है ना? तो इन्होंने देखिए क्या चालाकी की, देखिए क्या चालाकी की। इनके संगठन में आपको एक महिला नहीं मिलेगी, आरएसएस में एक महिला नहीं मिलेगी आपको। ये महिलाओं को दबाते हैं, महिलाओं को दबाते हैं ये लोग। अपने संगठन में एक महिला को नहीं आने देते। इनके जो प्रचारक होते हैं, एक महिला नहीं मिलेगी आपको। और फिर जो हमारी जो संस्कृति है, जय सिया राम, उसको भी ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और सीता मां का अपमान करते हैं। तो जब भी आपके पास आते हैं, इनसे आप कहो, आरएसएस के लोगों से कहो कि ये बंद करें और सीता मां का अपमान ना करें, और जय सिया राम बोला करें, और हे राम बोला करें। और जो राम भगवान ने कहा था, जो राम भगवान ने कहा था, भाई और बहनों, राम ने अन्याय कभी किया? कभी किया अपनी जिंदगी में भगवान राम ने अन्याय? क्या भगवान राम ने हिंदुस्तान में हिंसा फैलाई थी क्या? नफरत फैलाई थी क्या? ना। भगवान राम ने सबका आदर किया था। गलत जीएसटी तो लागू नहीं की थी ना, नोटबंदी तो नहीं की थी ना, क्योंकि भगवान राम गरीबों के थे। 5 पूंजीपतियों के नहीं थे, वो किसान के थे।
मजदूर के थे, छोटे व्यापारियों के थे, और वो सुनते थे। अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके पास जाता था वो सुनते थे। जो गरीब व्यक्तियों के दिल में था वो सुनते थे, गले लगते थे। तो जो भगवान राम ने किया वो ये लोग करते नहीं है। जो ये करते हैं उनके खिलाफ करते हैं और फिर नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इनसे यह भी कहो कि जो भगवान राम ने किया था, जो इज्जत भगवान राम ने हर व्यक्ति को दी थी, जो भाईचारा, जो मोहब्बत भगवान राम ने इस देश में फैलाई थी, वो उनको करना चाहिए। नफरत नहीं फैलानी चाहिए, डर नहीं फैलाना चाहिए और सही नारा का प्रयोग करना चाहिए। तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या नफरत और लब्बो-लुआब यही है राहुल गांधी के इस भाषण का कि नफरत नहीं फैलानी चाहिए। और उसके साथ साथ इकोनॉमी की बात भी कर रहे हैं कि भगवान राम ने क्या जीएसटी और महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारी बातें, यानी एक आदर्श पुरुष को जो कुछ करना चाहिए वो भगवान राम में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ जब आदर्श सरकार की बात होती है तो कहाँ आदर्शवादिता है। ये सब अगर इसका विश्लेषण करें इस अंदाज में, इस ढंग से, तो यही यहाँ दिखाई देता है। सीधा आना चाहूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। 3 बाइट अभी आपने सुनी। पहली बाइट महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं टीएमसी से, टीएमसी की सांसद हैं, और कल उन्होंने अपने अलग अंदाज में, महुआ मोइत्रा जब भी सदन में भाषण देती हैं उनका भाषण वायरल होता है, ये हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने भाषण दिया और उसमें इन्होंने 5 बार 5 सवाल किए, हु इज पप्पू नाउ, अब पप्पू कौन है। और ये अब पप्पू कौन है ये कहते हुए वो जो तथ्य रख रही थी उन तथ्यों को अगर देखा जाए, जिसमें वो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से 5 अलग अलग तथ्यों को रखा है, उसका जवाब बीजेपी बिलबिला गई, परेशान हो गई। उसका जवाब आज वित्त मंत्री ने दिया, वो भी हमने आप सबके सामने रखा, और जिसमें उन्होंने कहा था आखिर में महुआ मोइत्रा ने जो शेर पढ़ा उस शेर का जवाब भी देती हुई नजर आई। बाकी चीजें जो हैं वो गौण, लेकिन शेर पर सवा शेर बनने की कोशिश। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, ये 3 शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही 3 शब्द लेकर के वो 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा पर निकले हुए भी हैं। और अभी भी देखिए वो टी शर्ट में चल रहे हैं। हम लोग तो कोट पहने हुए हैं, तब भी ठंड लगती है उत्तर भारत में, और राजस्थान में भी ठीक ठाक ठंड है, और उनके आजू बाजू के लोग देखिए वो भी जैकेट में हैं। लेकिन आज एक बहुत शानदार तस्वीर जो दिखाई दी है इनके साथ में, वो तस्वीर है रघुराम राजन की। रघुराम राजन का इनके साथ चलना ये छोटी मोटी घटना नहीं है। 2 ऐसे लोग हैं, एक रघुराम राजन और दूसरे महात्मा गांधी जी के प्रपौत्र। ये जो 2 नाम हैं ये बहुत बड़ी घटना है। रघुराम राजन देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, और हमेशा अलग अलग समय में अलग अलग मसले पे वो समझाते रहते हैं, अपनी बातें रखते रहते हैं कि क्या करें तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरे, और वो राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा साथ आर्थिक मसले पे, आर्थिक सलाहकार एक समझ सकते हैं, हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी को मिल गया है। आप किस रूप में देखते हैं, और राहुल गांधी का ये भाषण तो है ही, इस भाषण पे वो हमेशा पहले भी ये भाषण दे चुके हैं, हे राम से लेकर जय सिया राम तक, जय श्री राम तक उसकी व्याख्या कर चुके हैं। लेकिन इस व्याख्या में भी अब पैनापन दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि भगवान राम, पहले राम बोल रहे थे, अब भगवान राम बोलते हैं, अब सीता मैया बोल रहे हैं, सीता माता बोल रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पैनापन और होना भी चाहिए एक जननेता को, और इसमें कोई 2 राय नहीं है। और राहुल गांधी को लेकर के जो बातें होती रही हैं, और जिसमें पप्पू से लेकर के भगवान राम तक की जो कथा है, जो इस पूरे
आज के उसमें बातों में, और जो हम लोग यहां पर रखने भी जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, उस पर पहली आपकी टिप्पणी चाहता हूं। पहली टिप्पणी, क्या कुछ आप किस रूप में देखते हैं देश की आर्थिक व्यवस्था, अर्थनीति और उसके अलावा समाजशास्त्र, और उसके अलावा देश से जो व्यापारी छोड़ के जा रहे हैं, देश के लोग यहां देश को छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें महुआ मोइत्रा ने रखी हैं, और वही सारी बातें यहां अपने हिसाब से, अपने अंदाज में राहुल गांधी रख रहे हैं। क्या चारों खाने चित्त दिखाई दे रही है आपको भी बीजेपी? बहुत सारी चीजों को संभालने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है बीजेपी, लेकिन ये बात भी सही है कि चारों खाने चित्त हम कह तो रहे हैं, लेकिन चूंकि सरकार पे वही है, इसीलिए दिखाई नहीं देगा। ये बात दिखाई नहीं देगी आप आम जनता को। किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, ये जो दोनों प्रश्न हैं कि पप्पू कौन है, गप्पू कौन है, और इस आशियाने में आग लगाने के लिए माचिस किसने दी, ये दोनों प्रश्न जो हैं बहुत वाजिब हैं। वास्तविकता में मैंने जब से मेरा जन्म हुआ, मैंने इस देश को एक संगठित, एकत्रित, मिला जुला, जिसमें धर्म और जाति का भेद नहीं था, और मैंने कभी यह नहीं देखा कि कोई भी शासक अपने देश के अंदर विभिन्न वर्गों, संप्रदाय और धर्मों के बीच में लगाए, क्योंकि कोई भी ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं चाहता, कोई भी एक संस्था का प्रमुख नहीं चाहता कि उसके संस्था के अंदर इस प्रकार का भेद पैदा हो जिससे संस्था के जो लक्ष्य हैं वो पूर्ण ना हो पाए। तो वास्तविकता में बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि पप्पू कौन है और गप्पू कौन है, और जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हमारी है। मेरे को यह भी एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, वास्तविकता में एक संघर्ष चल रहा था राजीव जी। एक तरफ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स थे, एक तरफ एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे, और दूसरी तरफ आईआईटी, आईएम और हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए जो राष्ट्र हित में बात करते थे, उनके बीच में एक संघर्ष चल रहा था। और मैं भी क्योंकि आईआईटी का पढ़ा हुआ हूं, तो मैं अपने को असमर्थ पाता था। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इतने महान ज्ञानियों के सामने, जिन्हें कोई तथ्य नहीं पता, जिनको कोई तर्क नहीं पता, जिनको कोई आंकड़ा नहीं पता, जिनको कोई सांख्यिकी नहीं पता, और ये राष्ट्र हित में बात करने वालों के खिलाफ जिस तरह खड़े हो जाया करते थे, रघुराम राजन के साथ आने का मतलब यह है कि पूरे विश्व का जो इंटेलेक्ट है वो राहुल गांधी के साथ आ गया है, जो अर्थशास्त्र को जानता है, जो भारत की वास्तविक स्थिति को जानता है, जो ये जानता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसी है, और अगर इसको कुशल नेतृत्व तो नहीं मिला तो कैसी होने की संभावना है, ये रघुराम राजन को पता है। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं राजीव जी, ये जो इनका आईटी सेल है 2-3 दिन के अंदर ये मीम्स बनाएगा, और ये रघुराम राजन को या तो वामपंथी डिक्लेयर करेगा, या इसको राइटिस्ट अमेरिकन एक स्ट्रेटेजी और एक कॉन्स्पिरेसी दिखाने का प्रयास करेगा, और हो सकता है रघुराम राजन को एंटी नेशनल भी कह दें, क्योंकि ये चीजें हमने झेली हैं। हमने झेला है कि राष्ट्रहित में 70 साल हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लड़ते हुए देखा है, एकजुट होते हुए इस देश के लिए लड़ते हुए देखा है। इनको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, और मेरे अल्पसंख्यक मित्रों और भाई बहनों के, मेरे परिवार के सदस्यों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, उससे दुख होता है। मुझे इस देश के ब्राह्मण समाज से भी शिकायत है। शंकराचार्य ने और गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम की पूजा के समय हवन कराने से मना कर दिया था, जब तक मैया सीता की मूर्ति बगल में नहीं बिठाई गई थी। जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, जिस आदमी की पत्नी है, जो विवाहित है, जिसने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है, उसके वहां के ब्राह्मणों ने बिना पत्नी के बैठे हुए उस व्यक्ति को पूजा करने की अनुमति कैसे दी? उन्होंने गुरु वशिष्ठ से और इस देश की सनातन परंपरा से क्यों नहीं सीखा? वास्तविकता में रघुराम राजन ने पूरे विश्व की जो एक फिलॉसफी है, पूरे विश्व की आंख खोल दी है, और अब यह मुद्दा पूरे विश्व में गूंजेगा कि कौन पप्पू है, कौन गप्पू है, और इस देश के जो एक अच्छा एक बहुत बड़ा उद्यान था, इसे किसने उजाड़ा, इसे किसने आग लगाई, और इसमें किसने माचिस दी, और जिन्होंने भी माचिस दी उसको इतिहास भूलेगा नहीं, उसको दंड मिलेगा, इतिहास का साक्षी होगा राजीव जी।
जी बिल्कुल, लेकिन सुनील शुक्ल जी, क्या पप्पू शब्द का इस्तेमाल फिर से सदन के अंदर करके महुआ मोइत्रा ने एक दूसरी नैरेटिव को यहां छेड़ दिया है और उसमें बार बार ये सवाल, जिस प्रकार जवाब देने के लिए आना पड़ा वित्त मंत्री को, ये सवाल तो बार बार घेरता रहेगा। आपको भी लगता है कि पप्पू शब्द से खुद घिरी हुई है इस वक्त बीजेपी? धन्यवाद राजीव जी। अगर आप अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं तो आप पप्पू हैं। अगर आप अपने आसपास की स्थितियों के प्रति गंभीर नहीं हैं तो आप पप्पू हैं। अगर आप हालात को समझने में विफल हैं तो आप पप्पू हैं। आप जिस जिम्मेदारी को आपको दी गई है उसके निर्वहन में अगर आप गंभीर नहीं पाए जा रहे हैं, उसके पक्ष विपक्ष से आप परिचित नहीं है, उसकी आप अवहेलना करते हैं तो आप पप्पू हैं। सवाल यह है कि माननीय सांसद ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब सवाल है। जब इस देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, जब इस देश में बेरोजगारी चरम पर है, जब इस देश में महंगाई चरम पर है, आपका भारतीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार गिरता जा रहा है, रोजगार के अवसर घटते चले जा रहे हैं, तो आप अगर और इनके प्रति अगर आप सचेत नहीं हैं, जिन व्यक्तियों को सचेत होना चाहिए, सत्ता को सचेत होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो पप्पू है। सवाल जो उन्होंने उठाया कि आपने अगर किसी को पप्पू कहने की कोशिश की, वो तो पप्पू साबित नहीं हुआ। एक सांसद के रूप में, इस देश के एक नेता के रूप में, एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में, किसी क्षेत्र के सांसद के रूप में उसने अपने दायित्वों का निर्वाह किया। जिस मौके पर जो बात कहनी थी उस व्यक्ति ने खुल करके अपनी बात कही, और जब एक विपक्ष के ऊपर उसके विश्वसनीयता को लेकर संकट की स्थिति पैदा हुई, पब्लिक कनेक्ट बनाने के लिए व्यक्ति सड़क पर उतर आया। वो एक जो जिम्मेदारी दी गई थी, विपक्ष के नेता के रूप में जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को उस व्यक्ति ने हमेशा उसका निर्वाह किया, तो उसको तो आप पप्पू साबित नहीं कर पाए। लेकिन आप जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं, तो ये तो सवाल उठेगा ही उठेगा। सांसद ने महुआ मित्रा ने जो सवाल उठाए हैं, बहुत उचित मौके पर सवाल उठाया, और यह आप देश की जो सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा के प्रति आप गंभीर नहीं हैं। जो अगर सवाल उठता है तो आप पीछे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री करने लगते हैं। आपके जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में आप कुछ भी साफ गोई से बात नहीं करना चाहते, कोई ट्रांसपेरेंसी आपकी नहीं है। गलवान घाटी के दुर्घटना के बाद से अगर उस देश के साथ आपका व्यापार दुगुना हो जाए तो ये क्या साबित करता है कि आप वस्तुस्थिति के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आपका उस संबंधित देश के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला जाए और इतना बढ़ता चला जाए कि सोचनीय दशा में आप पहुंच जाए, तो क्या बताता है ये? तो निश्चित रूप से यह सवाल वाजिब सवाल है। और सरकार के पास अगर आप अपनी जवाबदेही को तय नहीं करेंगे और आप हमेशा अपने विरोधियों को ही लांछित करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर यह सवाल उठेगा कि आखिर पप्पू कौन है। पप्पू तो वही है ना जो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करता। पप्पू तो वही है ना जो अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके निर्वहन के लिए सतर्क नहीं है, गंभीर नहीं है जी। हालात से सीखने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। वही तो व्यक्ति पप्पू है। अगर आप किन्हीं भी अर्थों में आप समझने की कोशिश करें। और राहुल गांधी के साथ रघुराज रामन के आने का बहुत मतलब है। एक तो सामान्य लोग अगर आपके साथ आते हैं तो आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जन समर्थन है। लेकिन जब समाज के विशिष्ट लोग, बौद्धिक लोग, जिन्होंने इस समाज को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है और अपनी बात को खुले मन से कहा है, उस वर्ग के लोग अगर आपके पहल में शामिल होने का प्रयास करते हैं और शामिल होते हैं, खुले आसमान के नीचे शामिल होते हैं, इसका मतलब हुआ कि उसका जन समर्थन का दायरा और बढ़ रहा है। केवल आप यह नहीं कह सकते हैं कि एक भीड़ आ रही है। भीड़ के साथ विशिष्ट लोगों का शामिल होना उस आपकी पहल का व्यापक जन समर्थन है जी। एक बौद्धिक जन समर्थन है, उसको तर्क दिए जाने की कोशिश है। और आप रघुराज रामन को आप कुछ भी कह लें, आप इनके बारे में सवाल यह है कि अगर रघुराज रामन की योग्यता इतनी ही खराब थी तो 2013 से लेकर के 2016 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। गोया कि 2 साल का कार्यकाल एनडीए सरकार में भी उनका रहा।
अगर एक अयोग्य व्यक्ति रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया था पूर्ववर्ती सरकार की वजह से, तो उस गवर्नर को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? 2 साल तक आपको नहीं समझ में आया कि आदमी काबिल है कि नहीं काबिल है, यह व्यक्ति इस पद के योग्य है कि नहीं है। और एक भी बात, जिन जिन बातों को रघुराज रामन ने कहा, चाहे नोटबंदी के मसले पर उन्होंने सवाल उठाए हों, चाहे अंधाधुंध विकास के मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाए हों, या विकास के नाम पर अंधाधुंध अपव्यय की बात उन्होंने उठाई हो, अन्य आर्थिक मुद्दे उठाए हों, कोई गलत साबित हुआ हो तो कोई कहे किसी बात को लेकर के। और रघुराज रामन ने अपनी बात को कहने में कभी कोताही नहीं बरती। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मेरा मानना यह है कि इस तरह के व्यक्तियों के इस यात्रा में शामिल होने से इसका बौद्धिक आधार बहुत बढ़ जाता है। एक पहचान और एक मान्यता इसकी बहुत बढ़ जाती है समाज में और समाज के सही वर्गों में। तो निश्चित रूप से यह सवाल चलता रहेगा कि जिसको आपने पप्पू कहने की कोशिश की, उससे समाज का बौद्धिक वर्ग जुड़ता चला जा रहा है, और जो लोग पप्पू कह रहे थे उनको लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। तो यह गंभीर विषय है कि आखिर पप्पू कौन साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, ये गंभीर विषय है, बिल्कुल गंभीर विषय है। एक बार आना चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और क्या आपको लगता है कि अब जबकि 2023 अब सामने है और 2023 में 9 चुनाव तो डिक्लेयर्ड हैं, 9 राज्यों के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, और अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और पार्टियां तैयारी कर रही हैं, और दूसरी तरफ उसके आगे लोकसभा चुनाव है, यानी 2024 का चुनावों में, और अभी तक जो बीजेपी जो मुद्दों से इतर भावनाओं की राजनीति करती आई है, मुद्दों की राजनीति से ऊपर भावनाओं की, और उसमें भी आप देखिए सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश कैसे करते नजर आए थे गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सहानुभूति जिसे कहते हैं हिंदी में, वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश में एक दबाव जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले समय में वो दबाव बीजेपी की तरफ और ज्यादा हम देखेंगे? क्योंकि ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कर्नाटक बहुत अच्छी हालत नहीं है, मध्य प्रदेश बहुत अच्छी हालत नहीं है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है, वहां कांग्रेस रिपीट कर सकती है। राजस्थान भले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन की स्थिति हो, लेकिन फिर भी राजस्थान में हो सकता है कि राहुल गांधी के वहां से निकलते निकलते परिस्थितियां बदली हुई नजर आए। और बीजेपी भी अंदर खाने से मैं आपको बताऊं कि हालांकि बहुत सारे साथी हमारे मेघवाल जी वहीं से हमें इस कार्यक्रम को देखते हैं, जुड़ते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, वो और अच्छी तरह से बताएंगे, रामनारायण मेघवाल जी। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस वहां खत्म नहीं है, कांग्रेस मजबूत है और बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में है कांग्रेस। तो बहुत सारे राज्य हैं जहां कांग्रेस की परिस्थितियां जो हैं, स्थितियां बहुत मजबूत हैं, और ये चुनौती भावनाओं से ज्यादा मुद्दों आधारित है, और बीजेपी भावनाओं की लड़ाई लड़ती है, राजनीति करती है। आपको क्या लगता है? यहां एक बात आई, जो बात कही महुआ मोइत्रा ने, उसको भी भावनाओं के आधार पर भुनाने की कोशिश करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आई। किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि पागल के हाथ में जो कहा इन्होंने, किसके हाथ में माचिस किसके हाथ में दी जो कहा, तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला था, जिसके बारे में जनता से जिस माचिस को जोड़ने की कोशिश हुई। क्या कहेंगे? भावनाओं की राजनीति का अंत अब आ गया है, उसका समय अब खत्म होने जा रहा है। आइए मुद्दों की राजनीति करें, और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वो भी मुद्दों को सामने ला रहे हैं, वो नफरत को सामने ला रहे हैं, वो महंगाई को सामने ला रहे हैं, वो बेरोजगारी को सामने ला रहे हैं। अमलेंदु जी। राजीव जी देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मोइत्रा ने पूछा था कि पागल की हालत, हमारी वित्त मंत्री जो है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जब खड़ी हुई और उन्होंने जब इसका उत्तर दिया, तो उन्होंने दिया कि पागल के हाथ में माचिस जनता ने। तो अब वित्त मंत्री स्वीकार कर लिया कि पागल कौन है, ये तो आवश्यकता ही नहीं है। अब महुआ मोइत्रा ने सवाल यही तो पूछा, तो माचिस किसने पूछा नहीं था। अब वित्त मंत्री जो वो स्वयं बता रही है कि कौन पागल है और किसने दे दी। तो जहां इतना ज्ञान
वर्तमान वित्त मंत्री हमारी सरकार में, तो वहां पे अब ये प्रश्न का है ही नहीं कि अमलेंदु जी माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि एक बार आप दोबारा वो होइए, जुड़ जाइए तो शायद आवाज ठीक आए, क्योंकि डिस्टरबेंस से थोड़ा सा, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप रखते हैं और यहां पर इसका जो अभी आप कह रहे हैं और जो सवाल जवाब है सदन के अंदर, जो सवाल है और सदन के अंदर ही जो जवाब है, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं दोस्तों। इस वक्त शीतकालीन सत्र हम देख रहे हैं चल रहा है और उसमें बहुत ही शानदार मसले पर बातचीत चल रही है। देश की आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे राजनीति में जीत और हार की बात हो, चाहे देश से देश छोड़कर जाने वाले लोगों की बात हो, बहुत सारे मसलों पर यहां सवाल किए गए और पूछा गया एक दूसरे अंदाज में कि हु इज पप्पू नाउ, यानी अब पप्पू कौन है। तो उसका जवाब देते हुए और उसके साथ साथ एक और शेर भी वहां रखा गया, तो सवा शेर बनने की कोशिश वहां हुई। वो क्यों हुई ये समझ रहे हैं हम अमलेंदु उपाध्याय जी के जरिए। अमलेंदु जी आपके पास फिर से आना चाहूंगा, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए, और क्योंकि बार बार थोड़ा सा जर्क आ रहा है आपके वीडियो में, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जी तो मैं यही कह रहा था, सीतारमण में जो है बता दिया साफ तौर पे कि असली पप्पू कौन है, तो अब ये कहने की आवश्यकता ही नहीं बची कि कौन है कौन नहीं है। तो ये तो सरकार इतनी महान है और इतने महान सरकार के अंदर मंत्री हैं, ये भावनाओं ध्यान नहीं रहता ये कर क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हैं। तो ये तो एक तरीके से साफ चीज जो है ये सामने निकल करके आ गई है राजीव जी। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से सवाल थे और जिस तरीके से ये था कि भाई क्या हो रहा है देश के अंदर, राहुल गांधी की यात्रा जो वो क्या कर रही है, और आपने जिस तरीके से सवाल किया कि कांग्रेस जो है वो जनता की राजनीति कर रही है, मुद्दों की राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो भावनाओं की राजनीति कर रही है। निश्चित तौर पर राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के पास भावनाओं की राजनीति के अलावा कुछ है भी नहीं, लेकिन आपने इसी गुजरात में देखा कि किस तरीके से भावनाओं की राजनीति फेल। अगर प्रधानमंत्री को 50 किलोमीटर लंबा जो है रोड शो करना पड़ता है और प्रधानमंत्री को जो है स्वयं को जो है कई किलो गालियां देनी पड़ती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या है। उसके बाद भी जो है कितनी गंभीर स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने सीने पे हाथ रख के नहीं कह सकती कि गुजरात की उसकी जो जीत है वो आसानी से हुई है और स्वच्छ तरीके से जीत हुई है। और आप ये देखिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो थी वो मुझे लगता है 21 राज्यों में उसकी सरकार, और आज 12 राज्यों में रह रही है, जिसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और एक पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य, आज मतलब 3 सरकारें जो हैं वो हड़पी हुई सरकारें हैं, और पूरी जो अपने बल पे सरकार है वो सिर्फ 4 राज्यों में उसकी अपने दम पे सरकार है। एक वो जी। तो ये कुल मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। तो देखिए देश के अंदर राजनीति जो है भावनाओं की वो लंबे समय तक नहीं हो सकती है, भावनाओं में लंबे समय तक बहकाया नहीं जा सकता है, थोड़े समय के लिए जनता को भरमाया जा सकता है, लेकिन अंततः राजनीति लौटती मुद्दों पे ही है। और हिमाचल में जो परिणाम आए हैं उसने साफ संकेत दिया है कि राजनीति जो है मुद्दों की हुई है। हिमाचल में मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। तो इसलिए जो है निर्मला सीतारमण जब कह रही थी कि जनता के हाथ में माचिस किसने दी और किसके हाथ में जो है वो माचिस है ये होता है, और गुजरात का उदाहरण दे रही थी, अब ये नहीं बताई थी गुजरात में जीत हुई। क्या आम सवाल है गुजरात की जीत के ऊपर, अब वो अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन करके निर्मला सीतारमण का जो वक्तव्य था वो कुल मिला के महुआ मोइत्रा का जवाब जो कहीं से भी था नहीं। महुआ मोइत्रा का जो था एक जो बीच में चीज थी वो और सुनवाई आनी चाहिए थी, जो उन्होंने बीच में कहा था पंगा नहीं लेने का। तो महुआ मोइत्रा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण भूल रही थी कि माचिस किसने दी। महुआ मोइत्रा सिर्फ यही नहीं कह रही थी, साथ में चेतावनी भी दे रही थी कि पंगा नहीं लेने का, वरना वो और साफ तरीके से बताएंगी अगली बार जब मौका मिलेगा कि असली पप्पू कौन है। तो अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जो है भरे सदन में बता दिया है पूरे देश को कि असली पप्पू कौन है। जी हाजी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आना चाहूंगा दीपक पाचपोर जी आपके पास, और क्या आपको लगता है जिस प्रकार आक्रामक राजनीति अग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हुई नजर आती रही है बीजेपी, क्या कई बार आपका जो ज्यादा अग्रेसिवनेस है वो आपको
घायल कर देता है। यहाँ घायल अवस्था में बीजेपी दिखाई दे रही है क्या, या आने वाले समय में घायल हम देखने वाले हैं क्या? क्योंकि अंदर जब सदन के अंदर टीएमसी की नेत्री जो हैं, सांसद जो हैं, वो घायल कर रही हैं और जवाब देना पड़ रहा है, आकर के वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ रहा है, और कई सारे सवाल कई लोगों के लिए छोड़ रही हैं और कह रही हैं, जैसे अभी कह भी रहे थे अमलिंदु जी, कि पंगा नहीं लेने का। ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8-10 मिनट के जो भाषण है उनका, उस भाषण में उन्होंने कहा भी है। तो एग्रेसिवनेस के बारे में समझना चाहता हूं, जो बीजेपी, एक तो सहानुभूति वोट, दूसरा एग्रेसिवनेस, आप इसको किस रूप में देखते हैं? और इन सब को, मैं इन कुछ छोटे छोटे मुद्दों को जिसकी तरफ ध्यान लोग नहीं देते हैं, लेकिन ये समझना, बीजेपी की राजनीति को समझना जरूरी है। और अब उन चीजों को इन लोगों ने, जो विपक्षी दल है, इन्होंने पकड़ लिया है और वही उसी नब्ज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वही जो कह रहा हूं मैं, क्या सही कह रहा हूं या कुछ और है? आप जरा समझाइए। देखिए, आपकी बात की शुरुआत मैं यहां से करूं सबसे पहले कि पप्पू को डिफेंड करने वाला कौन है? कोई कांग्रेसी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि उसको थर्ड पार्टी एंडोर्स कर रही है, टीएमसी कर रही है, और वो बता रही है कि आप अभी तक जिसको पप्पू कह रहे थे वो पप्पू नहीं है, असली पप्पू जो है वो आप है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे बड़ी इसमें जो एक बहुत ही उजली रेखा तो ये देखता हूं कि टीएमसी बचाव में आ रही है कांग्रेस की। सेकेंडली, जो आप एग्रेसिवनेस की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का पछताने का दिन है। दो कारणों से पछताने का दिन है, एक संसद के अंदर, एक संसद के बाहर। संसद के अंदर की बात तो यह है कि जिस तरीके से टीएमसी सांसद ने जिस तरीके से इस पप्पू का सवाल जो धाराशायी कर दिया और ये सामने लाया है कि पूरे देश को इस समय विचार करना चाहिए कि पप्पू पप्पू के नाम से आपके सामने जो एक तरीके से जो छलावा तैयार किया गया था, उसको आप समझ लीजिए कि असली पप्पू कौन है। उन्होंने एक बार नहीं 5-5 बार पूछा कि पप्पू कौन है। दूसरा, ये जो कहना है सीतारमन का कि जनता को आप कह रही हैं कि पागल कह रही हैं क्योंकि उन्होंने, जनता ने हमें प्रधानमंत्री बनाया है, तो असली बात यह है कि भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। यहां मोदी जो है, मोदी कोई डायरेक्ट, जिस तरीके से अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है उस तरीके से चुन के नहीं आए हैं। ये जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की थी, जिन्होंने माचिस जो है वो किसके हाथ में पकड़ाई, ये जनता के ऊपर न थोपे। हाँ, ये कह सकते हैं कि 2014 का जो चुनाव था वो मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन उसके भी पहले तो भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसकी अपेक्षा लोगों ने लालकृष्ण आडवाणी के बारे में की थी, मुरली मनोहर जोशी का भी नाम चला था। लेकिन ये जो माचिस पकड़ाई गई है, ये शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सांसदों ने चुन के दिया है। ठीक है, मान लिए 2014 में थोड़ी बहुत जनता की अपेक्षा थी, लेकिन 2019 तक पहुंचते पहुंचते जब पता चल गया था कि मोदी के बस में ये नहीं है इस देश को चलाना, उसके बाद भी आपने उनको दोबारा मौका दिया। और इतना ही नहीं, लोगों को सावधान होना चाहिए कि तीसरे बार भी माचिस पकड़ाई जा रही है। अब मुझे लगता है माचिस नहीं, पूरी की पूरी मशाल ही पकड़ाई जा रही है कि भैया पूरी बस्ती ही फूंक दो, कहां इस माचिस से छोटी मोटे आग लगाते रहोगे। तो पहली बात तो यह है कि जनता की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सांसदों का अपना तरीका था जिन्होंने मोदी को चुना, जिन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी बात, पप्पू को, राहुल गांधी को पप्पू बनाने की प्रक्रिया हम सब जानते हैं, किस तरीके से खर्च किया गया, किस तरीके से उनकी इमेज को खराब किया गया। लेकिन कोविड-19 जो है उसने इस पूरी की पूरी अवधारणा को बदल के रख दिया। आप याद कीजिए कि कोविड से लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जो है वो थाली, घंटी, टॉर्च और पता नहीं क्या क्या उपाय बता रहे थे। उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य वो बता रहे थे कि जो भाभी जी पापड़ है वो खाइए तो आप ठीक हो जाएंगे। कोरोनिल नाम की एक दवाई लाई गई थी राष्ट्रीय संत के द्वारा। दूसरी ओर राहुल गांधी जो है बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। दुर्भाग्य से, इस देश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने उनको ध्यान नहीं दिया। रघुराम राजन के साथ उन्होंने इकोनॉमी पे बड़ी गंभीर चर्चा की थी बुलाकर। और आप याद कीजिए, न केवल वो, दूसरे अभिजीत बनर्जी के साथ एक लंबी बातचीत की थी और उन्होंने कहा था, बताया था कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा सेटबैक लगने जा रहा है। आशीष झा दुनिया भर में माने जाते हैं महामारी के एक्सपर्ट, उनको उन्होंने बुला के डिस्कशन किया था राहुल गांधी ने। उसके अलावा एक स्वीडिश एक्सपर्ट थे, जोहान या कुछ ऐसा उनका नाम था, उनसे उन्होंने लंबी डिस्कशन किया था और सरकार को बार बार वार्न किया था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो चौपट होने जा रही है और कोविड का उपाय जो है वो टीका है।
और उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों को मुफ्त में टीका दीजिए। उन्होंने बूस्टर के बारे में बात की। उन्होंने ये भी मांग की थी कि जितने माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको 7,500 रुपए जरूर आप दीजिए, वरना हमारी इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी चौपट हो जाएगी। लेकिन ये निश्चित रूप से देश का दुर्भाग्य है और सब लोगों का दुर्भाग्य है कि लोगों ने उस पूरे जो गपोड़ गैंग जो है, आईटी सेल जो है, उसकी बात को माना और पप्पू को देख देख के हंसते रहे। आज बाद में कहा जाने लगा कि जो आज राहुल गांधी कहते हैं सरकार उस पर दूसरे दिन अमल करती है। ये बात सही है कि अब ये धीरे धीरे साबित होने जा रहा है। आप याद कीजिए कि आप किसी को बार बार, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि आप जो बार बार उसको बुलाते थे कि हमारी पिच पे खेलिए, हमारी धार्मिक पिच पे आके खेलिए। जब वो कोई गंगा नहाने जाते थे, कोई पूजा पाठ करने जाते थे तो मजाक उड़ाया जाता था। अब आज वो धर्म पर आ गए हैं। देखिए उन्होंने आज धर्म के बारे में बात करनी शुरू कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा पछतावे का दिन है कि उन्होंने क्यों इनकी इमेज को पप्पू के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। वो आज इन पर भारी पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। दूसरा, जिस तरीके से धर्म के बारे में राहुल गांधी बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बात करते जा रहे हैं, लेकिन बड़ी पुख्ता बात कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। हे राम वाला जो उनका मामला है वो निश्चित रूप से महात्मा गांधी का वाक्य है। वो भी राम राम कहते थे, राम को अक्सर स्मरण करते थे। कहा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा अगर आधुनिक समय में कोई राम भक्त हुआ है तो गांधी से बड़ा कोई नहीं था। तो गांधी की ओर ही इशारा किया है। पिछले दिनों तुषार गांधी आके गए इनके इसमें। जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार का विरोध किया था वो सब सारी की सारी सिविल सोसाइटी, योगेंद्र यादव देखिए आज उनके साथ है। ये धीरे धीरे मोमेंटम होगा, लोगों को समझ में आएगा कि पप्पू कौन है कौन नहीं है। अरे बहुत अच्छी बात है। जी, प्रशांत भूषण भी गए थे। आप याद कीजिए अन्ना के आंदोलन कितने वहां गए थे। जी रूप में वो उसके साथ जुड़े हुए थे, आंदोलन के साथ वो भी उनके साथ जुड़े थे। तो मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज दो बहुत बड़े पछतावों का दिन है कि हमने ये अवधारणाएं क्यों शुरुआत की, ये उन्होंने बुलाना शुरू किया। अंतिम बात कहूंगा, ये पछतावा वैसे ही कि एक समय वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ऐसी पिच तैयार करते थे जिस पर कोई भी फास्ट बॉलर को ही खेल सकने वाले बैट्समैन खेला करते थे। जब भी भारतीय टीम वहां खेलने जाती थी फास्ट पिच तैयार की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे लोगों ने फास्ट बॉलर्स को खेलना शुरू कर दिया। तब उन्हें पछतावा होने लगा। सुनील गावस्कर जैसा व्यक्ति गया, उसने बता दिया भाई फास्ट बॉलर के आप पिच बनाएंगे तो कोई आपको फायदा नहीं होगा, हम 745 रन बना के एक सीजन में दिखा सकते हैं। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पछतावे के दिन है, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी बहुत लंबा राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और चर्चा हम कर रहे हैं कि असली पप्पू कौन है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू शब्द अचानक कैसे आ गया ये आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। कल से लेकर आज तक बात सिर्फ और सिर्फ पप्पू शब्द के इर्द गिर्द हो रही है सदन के अंदर। ये सबसे मजेदार तथ्य है कि जहां कानून निर्माता जो हैं वो बैठते हैं, वहां जहां से देश का संचालन होता है, वहां एक शब्द पर चर्चा हो रही है और वो शब्द है पप्पू। तो ये समझे हम कि आखिर असली पप्पू कौन है। और यहां कई सारे सवाल जो हैं 5 बार अलग अलग की हुई इज पप्पू नाउ। आप पहले किसी और को पप्पू कहते थे, लेकिन ये सवाल है और इन सवालों का जवाब दीजिए साहब। और ये सवाल है कि आखिर हुई इज पप्पू नाउ, अब पप्पू कौन है। ऐसे 5 सवाल रखती हैं महुआ मोइत्रा, टीएमसी की सांसद हैं, बहुत वोकल हैं, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और उनका जवाब देने के लिए आज आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लेकिन दूर उधर दौसा में भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, जिनके ऊपर यह शब्द चस्पा किया गया था। और यह बात इसलिए मैं यहां कह रहा हूं आधिकारिक तौर पर, क्योंकि इसी सदन में राहुल गांधी ने खुद कहा था कि आप चाहे मुझे पप्पू कहें, चाहे आप मुझे गालियां दें, चाहे आप मुझे नफरत करें मुझसे, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं। और वो जाकर के इसी सेंटेंस के साथ, जहां तक हो सकता है 2-4 शब्द आगे पीछे हो जाए, लेकिन क्योंकि उस समय जब ये भाषण दे रहे थे तो मैं भी सदन में पत्रकार दीर्घा में मौजूद था, पत्रकारिता करता रहा हूं। और सदन की पत्रकारिता, खासकर ऐसे लोग जब रहते हैं तो जरूर जाता हूं। जब राहुल गांधी का भाषण, बहुत शानदार भाषण था, तो था मैं तो सुन रहा था। राहुल गांधी वहां से उठते हैं और जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगते हैं। गले लग के प्यार बरसाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि आप मुझसे नफरत करते हैं लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूं। मोदी जी खड़े होते हैं, भाषण देते हैं, बोले ये देखो ये तो गले पड़ गया। तो ये है भाषा को घुमाने की प्रक्रिया
कि कैसे एक गला मिलता है, गले आकर के मैं आपके गले मिलूं, आप कहें अरे देखो ये गले पड़ गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर वहां आर्काइव से निकलवाना चाहें तो निकाल सकते हैं ये भाषा। जी बिल्कुल आ रहा हूं दीपक जी आपके पास। तो यहीं से शुरुआत होती है, शब्दों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है सदन के अंदर, कई हम लोगों ने देखा है। लेकिन यहां एक पप्पू शब्द को लेकर के आपसे भी समझना चाहूंगा कि आखिर क्या जो राजनीति करती रही है बीजेपी, अग्रेसिव राजनीति की पक्षधर रही है बीजेपी, अब क्या उसी अग्रेसिव राजनीति के कारण बीजेपी अपनी ही चाल से, अपने ही तीर से वो घायल होती जा रही है? ये आप समझाएंगे, लेकिन उससे पहले दीपक पासपोर्ट जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, प्लीज आप जोड़ लीजिए। और सीधा आता हूं राहुल लाल जी के पास। तो ये जो गले मिलने का जो एपिसोड है, ये दोनों की मानसिकता का अंतर भी बतलाता है कि एक तो प्यार करना चाहता है, दूसरा जो है वो नफरत पे इस तरीके से डूबा हुआ है कि प्यार को पहचान नहीं पा रहा है। बस इतना ही मैं जोड़ना चाहता था। जी ठीक है, जी बिल्कुल। जी राहुल लाल जी, देखिए जो दृष्टांत आप बता रहे हैं उस दृष्टांत को बिल्कुल मैंने अपने आंखों से देखा है, वो सारा घटनाक्रम, और काफी दुख भी हुआ था कि एक तरह से अगर कोई आपके साथ आप मतलब गला लगना चाहता है, प्रधानमंत्री आप देश के सभी व्यक्तियों के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो, तो प्रधानमंत्री से अगर एक विपक्ष के नेता ने गला लग गया तो उसके लिए भी इस प्रकार की शब्दावली। तो देखिए मैं एक तो चीज जरूर कहूंगा कि जो चीजें जो आक्रामक राजनीति या जो भी आक्रामक हमला जो है कि वो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर कर रही थी, अब इस भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे सिनारियो बदल लिया है। अब वो सारे सवाल जो है कि फिर से काउंटर होकर फिर से वो बीजेपी की तरफ चले गए, यानी सवाल वही है, प्रश्न वही है, शब्दावली भी वही है, लेकिन अब पक्ष बदल चुके हैं। अब देखिए पक्ष कितने खतरनाक ढंग से बदल गए, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने जो तमाम आंकड़े रखे हैं वो बिल्कुल ही एक तरह से हमारे देश के सच्चाई को बता रहा है। मैं तो कहूंगा कि आखिर इस देश में वित्त मंत्रालय है ही क्यों? हाँ, वित्त मंत्रालय पर ताला लगा दीजिए आप, क्या काम हो रहा है वहां पे? मैं तो एक तरह से शुरुआत के समय से ही आप दर्शकों को बिल्कुल ये देखना चाहिए कि आर्थिक गतिविधियां उसको आप जटिल ना माने, बल्कि उसको भी रोजमर्रा की स्थिति को के रूप में माने। और वो आंकड़े देखिए, सरकार भले आंकड़े इधर से उधर करे, लेकिन उनके आंकड़े में तमाम लाख बार छुपाने के बावजूद भी कमियां बिल्कुल ये है कि उनकी रिफ्लेक्ट होती है। आज अगर आप सरकार की स्थिति ये बनी हुई है कि वो सेना के जवानों को भी अगर वो पेंशन नहीं दे सकती, उनको फुल वेतन नहीं दे सकती, जिस तरह से चीन हमारे सीमा पे खड़ा है, आप बताइए राजीव जी कि वो 4 साल वाले जो अग्निवीर हैं वो इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? हमारे यहाँ पे सुरक्षा की समस्या कितनी गंभीर बनी हुई है। आपका खजाना खाली है और आपके खजाने आपके गलत नीतियों के कारण खाली है। आप दूरदर्शिता की स्थिति नहीं है। 2014 में जब इन्हें सत्ता मिला तब तो बड़ा भारी भरकम भरा हुआ खजाना मिला था इन्हें, और आज के समय में आपका जो है कि कर्ज जीडीपी कर्ज अनुपात जो है वो 90% से ऊपर के स्तर पर पहुंचा हुआ है केंद्र सरकार का। हमेशा से जब से देश में उदारीकरण को स्वीकार किया गया राजीव जी, हमेशा सभी सरकारों की एक सहमति की स्थिति रही कि कम से कम हम कर्ज इतना ज्यादा ना ले लें कि हमारे ब्याज अदायगी का प्रतिशत कभी से भी वो 24% से ऊपर नहीं जाए वो। और इस बीच में एक तरह से पुरानी नरसिम्हा राव की सरकार आई, गठबंधन की सरकार आई, एक तरह से जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी रही, फिर मनमोहन सिंह की भी सरकार रही। वो सिद्धांत सभी सरकारें उसको मानती भी रही और वो मानक पर चलती भी रही। और वर्तमान में सोचिए कि कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो 24%, यानी कि सरकार अगर 100 रुपये कमाती है तो उसमें पहले 24 रुपये जो है कि वो ब्याज चुकाने में खर्च करती थी, आज कम से कम वो 36 से 37 रुपये ब्याज चुकाने में खर्च हो रही। और सरकार वो आंकड़े भी छुपाती है, यानी कि जो कर्ज ले रही है कुछ आंकड़े तो बजट में दिखाती है, अब कुछ आंकड़े वो बजट में शो भी नहीं करते हैं। तो ये कितनी गलत स्थिति का आप आंकड़े छुपाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तमाम चीजें देखिए, जब नोटबंदी की स्थिति हुई थी तब भी राहुल गांधी ने कितना सरकार को चेताया था कि आप क्या चीज कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने जीत पर अड़ी रही। आप हमें अभी भी याद है कि उस समय हम लोगों का ग्रोथ रेट जो है वो 9.2% का ग्रोथ रेट था राजीव जी। एक तरह से ये मैं बात कर रहा हूं 2016-17 के प्रथम क्वार्टर में, और उसी तरह से 16 में अक्टूबर में आता है और आपका 9.2% का ग्रोथ रेट 8.2% पे गिर जाता है फाइनल आर्थिक आंकड़ों में। और जब आप जीएसटी लेके आते हैं, जब सरकार ये जीएसटी लेके आती है तो वो 8.2 से गिरते हुए 7.2% पे, और कोरोना काल से पहले वो गिरते हुए 3.2% पे चली आती है। आज आप 13.5% के नाम पे डंका बजाते हैं इस देश में। मुझे तो दुख होता है कि तमाम केंद्रीय मंत्री जो है कि वो बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जबकि हम 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं है। तो कब तक आप अर्थव्यवस्था के नाम पे लोगों को झूठ बोलेंगे? आज देखिए
हम लोग किसी भी बाजार में चले जाए, राजीव जी देखिए एक बड़ा गलतफहमी की स्थिति बीजेपी फिर फैला रही है। बाजार में जाइए, ग्राहक नहीं है, इसको लेकर बीजेपी के लोग कहेंगे कि नहीं वो तो अब सारे लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं। ऑनलाइन कंपनियों के डाटा को देख लीजिए कि उनके वहां से आपको दिया जाएगा कि नहीं लोगों के परचेजिंग पावर है, लोगों की पॉकेट में खूब पैसे हैं, अब वो दुकान पे आके नहीं खरीदते हैं, वो ऑनलाइन खरीदते हैं। जो ऑनलाइन कंपनियों के आंकड़े हैं जरा उसे देख लीजिए, वहां पे पता चल रहा है कि कुछ फेस्टिवल वगैरह के कुछ मौके सामान खरीदे जा रहे हैं। हमारे देश में बिस्किट जैसा चीज जो बिल्कुल जो सबसे सस्ता चीज है वो भी लोगों ने खरीदना कम कर दिया या लगभग बंद कर दिया, ये स्थिति बनी हुई है। आप अगर सरकार खुद ही 80 करोड़ लोगों को अगर वो उनके अनाज के ऊपर, सरकार के अनाज के ऊपर निर्भर है, अब फिर आप बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं कि हमने तो दुनिया के हम सिरदार बन चुके हैं, अब हम दुनिया की अर्थव्यवस्था के सिरदार हैं, हम तो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये एक तरह से बड़ी खतरनाक स्थिति है और उसके तरफ महबूबा मोइत्रा ने खुद ही इशारा करके स्पष्ट कर दिया है कि अगर असली पप्पू है तो सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोग हैं वो। आपको विपक्ष में हम लोगों को कोई नहीं दिख रहा। राहुल गांधी की एक एक बात, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, जो भी चीज उन्होंने एक एक चीज कही वो सब चीजें सही हुई और सही इतनी हुई कि अब तो कई बार वो चीजें कहते हैं और सरकार के लोग उससे लागू भी करते हैं, भले उसका क्रेडिट उन्हें ना दे, लेकिन उनको पता है कि राहुल गांधी कितने दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं। ये यात्रा जो कि 7 सितंबर को शुरू हुई थी, इस यात्रा में तो उनके ऊपर से तो पप्पू की छवि पूरी तरह से हट गई, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा अपने आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे ये पप्पू की छवि अब उनके पास से हटके ये बीजेपी खेमे पर चिपक गया है। मैं तो कह रहा हूं किसी एक नेता पे भी नहीं चिपका है, अब तो लोग बीजेपी को ही पप्पू कहना शुरू कर चुका है लोगों ने, अब यह स्थिति हो गई है। तो आपने जो हेडिंग लगाया है कि असली पप्पू कौन है, तो इसमें तो पूरा सरकार शामिल है। मैं कह रहा हूं हमारे विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका है, जो भारत चीन संघर्ष की स्थिति बनी ना, तो हमें कोई विदेश नीति नजर आती है, भाई हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। जब हमारे आरबीआई के गवर्नर अगर ये चीज कह दें कि रुपया अपने ही भरोसे होगा, उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और रुपया गिरने के नाम पे अगर पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, ये चीजें कह दी जाए कि एक्स देश का भी रुपया गिर गया, वाई देश का भी रुपया गिर गया, भाई उन देशों को तो रुपया गिरने से लाभ होता है, वहां पे तो वो एक तरह से मान लीजिए जापान की मुद्रा अगर जो है कि उसका वैल्यू गिरेगा तो जापान तो बहुत ज्यादा निर्यात कर रहा है, उसे लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। भारत जो कि बिल्कुल हम लोग एक आयातोन्मुखी वाली व्यवस्था है, हमें रुपया के गिरने से क्या लाभ होना है, कोई हमें बताए हम लोगों को। और इसको हम लोग भारत के लिए अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत कैसे माने। 2020 में जब पूरा का पूरा गलवान का मामला हुआ था, तब सरकार ने कितने सारे लंबे चौड़े वादे किए थे कि एक तरह से मेक इन इंडिया का वो टाइगर भी अब नजर नहीं आता हम लोगों को, लेकिन कल टाइगर को अपना पप्पू नहीं, मेक इन इंडिया का टाइगर भी अब गायब हो गया है। सरकार ने कहा था कि चीन के ऊपर से निर्भरता घटेगी। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े देख लीजिए राजीव जी, जनवरी से लेकर सितंबर तक में प्रथम 9 महीने में 89 अरब डॉलर का जो है कि वो आयात हो चुका है, और ये स्वतंत्र भारत में चीन से अब तक का सबसे बड़ा आयात है। यानी पूरा साल जब खत्म होगा तो ये आंकड़े जो है ट्रिपल डिजिट में यानी 100 अरब डॉलर से भी काफी ऊपर का आंकड़ा होगा। ये स्थिति में हम लोग पहुंचे हुए, आपको ये राहुल गांधी पप्पू है, जनता पप्पू नहीं है। जनता ने अब कहना शुरू कर दिया है बीजेपी ही पप्पू है, और इनके कई मंत्रालयों की जो भूमिका हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। विदेश मंत्रालय अब तो लोग बजा के बोलने लगे कि मंत्रालयों में ताला लगा दीजिए, टैक्स पेयर का पैसा बेकार ही बर्बाद हो रहा है। क्या कहा जाए इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो बात यहाँ राहुल लाल जी कह रहे हैं और उसमें भी जो व्यापार की बात, अर्थनीति की बात कर रहे हैं, चूंकि अर्थशास्त्र को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए भी समझना चाहूंगा आपसे कि क्या जो पॉइंट सदन के अंदर महबूबा मोइत्रा रख रही थी और उस पर अगर गौर फरमाएं, और अगर असली पप्पू कौन है, पप्पू को अगर पप्पू ही समझा जाए उस हिसाब से, मैं हालांकि नाम बहुत प्यारा नाम है और इस नाम को क्यों बदनाम कर दिया गया ये भी बहुत दुखदाई है, लेकिन फिर भी अगर ये माना जाए कि हाँ, अगर आप किसी चीज को अच्छे ढंग से नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आप दिशाहीन हो जाते हैं, तो आप पप्पू हैं। अगर मान लिया जाए कि दिशाहीन हैं तो पप्पू हैं, तो क्या अब इस देश की अर्थनीति जो है वो दिशाहीन है? इस देश की विदेश नीति
कूटनीति दिशाहीन है? क्या इस देश की इंटरनल और उसमें भी जो राहुल गांधी जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो दिशाहीन है? और इसीलिए बार बार विपक्षी दल, और अब देखिए अगर महुआ मोइत्रा सदन में कह रही हैं तो इसका मतलब है आप जो अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे कि महुआ मोइत्रा यानी टीएमसी कहे ना कहें, लेकिन महुआ मोइत्रा का साथ तो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी को। क्या कुछ कहेंगे अर्थनीति से संबंधित और दिशाहीनता से संबंधित? देखिए राजीव जी, मैं एक अलग दिशा में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं जी। देखिए, वास्तविकता में जो मिसेस मोइत्रा ने कहा है लोकसभा में, क्योंकि वो बंगाली हैं तो उन्होंने मधुर शब्दों का उपयोग किया है। वास्तविकता में पप्पू का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है धूर्तता का। धूर्त कौन है? देखिए, दो चीजें हैं जिससे मैं किसी आदमी की सत्यनिष्ठा और किसी की जो कर्तव्य परायणता है उसको टेस्ट करता हूं। मैं भी एम्प्लॉयर रहा हूं, आप भी एम्प्लॉयर हैं, जितने लोग यहां पैनल में बैठे हैं वो सब एम्प्लॉयर हैं। जब आप किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं और अगर उसमें यह आवश्यकता नहीं है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके बावजूद अगर वो कहता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट है, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं कि मैंने अगर बीएचयू से इंजीनियरिंग की है तो मेरे टीचर्स का नाम मुझे पता है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, किस हॉस्टल में रहा मुझे पता है, मेरे सीनियर कौन थे, मेरे जूनियर कौन थे, और मैं 100 सीनियर जूनियर को सामने ला सकता हूं कि हां मैंने वहां से इंजीनियरिंग की है। अगर देश में आप किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता दे देते हैं जिसके बारे में यह नहीं पता कि किस यूनिवर्सिटी से उसने पास किया है, वो डिग्री पास की है जो भारतवर्ष में प्रचलित ही नहीं है, ना उसका कोई सीनियर है, ना उसका कोई जूनियर है, ना कोई टीचर कहता है कि उसने उन्हें पढ़ाया है, और दूसरा जो एक सत्यनिष्ठा का पता चलता है, आप विवाहित हैं या नहीं है। देखिए, यह सत्यनिष्ठा का प्रश्न है। यह सत्ता पे बिठाने, मैं अपने एम्प्लॉय को भी सहन नहीं करूंगा अगर वो झूठ कहता है। मैं उसकी इनकॉम्पिटेंस को सहन कर सकता हूं, मैं उसकी सत्यनिष्ठा पे जो अगर वो प्रश्न उठाता है उसको सहन नहीं कर सकता। तो कैसे देश की सत्ता ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है? आर्थिक स्थिति के बारे में जो राहुल जी ने कहा, एक देखिए चीज को हम लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जब करेंसी वीक होती है, जितने भी फॉरेन डेट्स आप लेते हैं, जो फॉरेन डेट्स हमने ले रखे हैं, उनका रिपेमेंट महंगा हो जाता है, क्योंकि जब आप इंडियन करेंसी में लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, करेंसी फिक्स्ड होती है। 1 करोड़ का लोन लेते हैं तो 1 करोड़ वापस करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। लेकिन जब आप फॉरेन करेंसी लोन लेते हैं तो लाइबोर रेट से आपको इंटरेस्ट रेट कम पे लोन मिलता है। लेकिन अगर आपकी करेंसी वीक हुई, 80 रुपए पे डॉलर पे अगर आपने लोन लिया और 90 रुपए का डॉलर हो गया, तो 12% का प्रिंसिपल का पेमेंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए लोग फॉरेन करेंसी लोन नहीं लेते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो पड़ने की संभावना है आपकी करेंसी के वीक होने का, कि आपके जो फॉरेन डेट्स हैं जिनका आपको रिपेमेंट करना है, उसकी कॉस्ट 12% बढ़ जाएगी। देश की अगर रघुराम राजन आज जुड़े हैं, इसका माने उन्होंने महसूस किया है कि इस देश को असली अर्थशास्त्रियों की जरूरत है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोगों की जरूरत नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए लोगों की जरूरत नहीं है। देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की एकता को और अखंडता को और हमारी संप्रभुता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि रघुराम राजन जैसे लोग राहुल गांधी के साथ जुड़ें और देश को एकजुट करें। कोई जाति धर्म का विद्वेष नहीं, कोई धार्मिक और कोई क्षेत्र का विद्वेष नहीं। हम 135 करोड़ लोग भारतवासी एकजुट होंगे और सारे जितने भी बुद्धिजीवी तथा कथित बुद्धिजीवी हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं है, उनका कर्तव्य है कि वो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ें और देश को मजबूत करें और भारत को जोड़ें और नफरत को छोड़ें। जी, भारत को जोड़ें, नफरत छोड़ें। बहुत सही आप कह रहे हैं। और ये नफरत छोड़ें, इसके साथ साथ राहुल गांधी एक बात, जब नफरत की बात आती है तो एक बात और कहते हैं, और बहुत शानदार 2 शब्द का नारा है, वो है डरो मत। और जैसा अमलेंदु जी बार बार कहते हैं कि आखिर इसका अगर काउंटर करना हो तो बीजेपी आरएसएस के लोग कैसे काउंटर करेंगे? जरा सोचिए। क्या आप डरो ये कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन आना चाहूंगा सुनील जी आपके पास, और सवाल यही है, पप्पू की बात हम कर रहे हैं कि असली पप्पू कौन है, और क्या आपको लगता है कि यहां एक भटकाव है? अब बीजेपी की राजनीति में कहीं ना कहीं भटकाव नजर आता है, और उस भटकाव के कारण अब
इधर उधर से और कई अलग, क्योंकि आने वाला जो साल है, इसलिए भी कह रहा हूं, ये साल बीत गया। साल की शुरुआत बहुत अच्छी की थी बीजेपी ने, लेकिन साल का अंत जो है वो अच्छा नहीं रहा। दिसंबर का महीना बीजेपी के लिए मात्र एक खुशी लेकर के आया, और वो किसी भी ढंग से गुजरात को जीतने की खुशी थी, और उसको जीत करके वो खुशियां जो आपस में उन लोगों ने बांट लिए। लेकिन अब अगला साल जो है वहां चुनावों का पहाड़ है, और उस पहाड़ को जीतते हुए आगे बढ़ना है। पता नहीं कहां तक पहुंचेंगे। क्या कहते हैं आप? फंसी हुई है बीजेपी। आने वाले चुनाव में मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर रहेगी। आपके सामने जितने राज्य हैं उनकी राजनीतिक स्थितियां स्पष्ट हैं। आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। राजस्थान में इस सरकार के सत्ता में रहते हुए लगभग 9 उपचुनाव हुए हैं, उसमें से 7 उपचुनाव कांग्रेस जीती है। कांग्रेस संगठन के स्तर पर भी पूरे राजस्थान में मजबूत है, जबकि सर्वाधिक बिखराव भारतीय जनता पार्टी में है। वो किसको साथ लेके चलेंगे, कौन आगे रहेगा, कौन उनका नेता रहेगा, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कांग्रेस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए तैयार है, और कोई यानी तीसरी शक्ति नहीं है। मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए। मध्य प्रदेश में तो पिछला ही चुनाव कांग्रेस से जीता था, और वहां पर तोड़फोड़ करके उस कांग्रेस सरकार को गिराएगी, और एक जोड़ तोड़ करके एक सरकार का गठन किया गया। वहां भी कांग्रेस हर जिले में मजबूत है। रीवा से लेकर झाबुआ तक कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मजबूत स्थिति में न हो। और उस राज्य से जब राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो पद यात्रा निकल रही थी, उस दौरान मिले जन समर्थन के आधार पर भी आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी पैठ, एक अच्छी पकड़ और एक अच्छा जन विश्वास कांग्रेस को वहां हासिल है। कर्नाटक की स्थिति आपके सामने है। कर्नाटक में बीजेपी में जितने नेता उतने ग्रुप, वहां क्या होगा यह अब आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा आपको। और कर्नाटक में भी राहुल गांधी की पदयात्रा को जो जन समर्थन मिला है वो भी आपके सामने है। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी कहीं है ही नहीं है। जितने उपचुनाव हुए हैं सब में कांग्रेस जीती है, और कांग्रेस ने वहां पे जिस तरीके के अपने कार्यक्रम लागू किए हैं, यानी कि किसानों को राहत देने के लिए जो गोबर खरीदने का उन्होंने एक अभियान चलाया, एक कार्यक्रम की शुरुआत की, उसका बहुत बड़ा जबरदस्त संदेश गया किसानों के बीच में, और कांग्रेस ने उसको गंभीरता से लागू किया। वहां के स्थानीय कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग थी, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जी। राजस्थान में ओल्ड पेंशन को उन्होंने लागू किया। तो अब जितने महत्वपूर्ण राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इन चारों के चारों राज्यों में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष है, उसमें कांग्रेस कहीं से भी कमजोर नहीं है। सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने की स्थिति में है। जो त्रिपुरा सहित अन्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां भी कांग्रेस उनसे लड़ेगी और स्थानीय राजनीतिक दलों से लड़ेंगे। यानी कहीं भी खुला मैदान बीजेपी के लिए नहीं है। और राहुल गांधी, मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी की इस पदयात्रा से जो विपक्ष के प्रति जन विश्वास बढ़ा है, विपक्ष को लेकर के जनता में एक जो गंभीरता बढ़ी है, इसका भी बहुत जबरदस्त योगदान होगा, और यह सामने दिखाई पड़ेगा। मुझे जिस तरीके से अपनी आर्थिक नीतियों के कारण, अपने आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के और युवाओं और किसानों के मुद्दों को लेकर के यह सरकार एकदम असंवेदनशील बनी रही है, उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आप मुद्दों से इनकार नहीं करते, मुद्दे हर जगह हैं। मेरा मानना है राजीव जी कि जो गुजरात में ये परिणाम आया है, वह कांग्रेस के संगठनात्मक कमजोरियों की वजह से आया। उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में विफल रही। उन लोगों के बीच में जो सरकार की विफलताएं थी, उनके ऊपर उतनी गंभीरता से चर्चा नहीं हो पाई जिसकी जरूरत थी। जहां जहां ये राजनीतिक दल मजबूत हैं, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। और वह आपको जो उपचुनाव हुए, इसी 2 राज्यों के साथ जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उड़ीसा में, इन तीनों जगहों पर बीजेपी को हारना पड़ा। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में है, और राजस्थान में, उड़ीसा में है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा,
जी। ये तीनों राज्यों में वहां के जो सत्तारूढ़ दल हैं वो चुनाव जीते हैं और बीजेपी वो नहीं कर पाई। और उत्तर प्रदेश में खतौली की सीट विपक्ष ने उनसे छीन लिया। अगर आप संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं, संगठन के स्तर पर लोगों से आपका एक कनेक्ट है और आप इस सरकार की विफलताओं तो जनता तक पहुंचाने में सफल हैं, तो जनता आपको सहयोग देने के लिए तैयार है। और जिस तरह का एक सोशल डिवाइड पैदा हुआ था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो सिकुड़ गया और ये राजनीतिक दलों की ही देन है। इसलिए मेरा मानना है कि जो आने वाले चुनाव हैं उन चुनावों में बीजेपी को वो उपलब्धियां हासिल होने वाली नहीं है जिस तरह की उपलब्धियां इन्होंने गुजरात में हासिल कर ली। और अब पता ही चल जाएगा कि वाकई असली पप्पू कौन है। जी, अब पता चल जाएगा कि वाकई असली पप्पू कौन है। दरअसल जनता जो है ना वो सब कुछ पहचानती बहुत अच्छी तरह से। एक समय था, एक वक्त था, और आज ही एक इंटरव्यू में देख रहा था मेवानी का, आप जानते हैं, तो उनसे पूछा गया कि ये दौर, बोले कि एक दौर हिटलर का भी था और उस समय हिटलर के ज़माने में हिटलर को बहुत प्यार किया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ। तो एक दौर की बात होती है जब आप बहुत प्यार पाते हैं लेकिन अपने कर्मों से आप नफरत में उस प्यार को तब्दील भी कर देते हैं। तो दौर का वक्त है, समय समय का की बात होती है, और ये जो समय है ये हो सकता है कि किसी के उफान का हो और किसी के उतार का हो, जो एक लंबा वक्त चला आ रहा है। लेकिन अब समय कुछ और है, समय बदल रहा है। कई बार आप अपने ऊपर जो है वो प्यार का बोझ नहीं ज़्यादा देर तक ढो पाते हैं। प्यार जो है ना वो बहुत भारी चीज़ है और उस बोझ को अगर आप नहीं ढो पाते हैं तो वही कहते हैं गले पड़ जाना। जब कोई गले लगता है उसको आप गले पड़ जाना के रूप में तब्दील करते हैं तो बहुत बोझिल हो जाती हैं बातें, और शायद इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर राजनीति क्यों करते हैं, और राजनीति में फिर आपके नसीब में शायद हार जो है वो ज़्यादा दिखाई दे। खैर, इस वक्त बीजेपी जीतती आ रही है अगर देखें तो चुनाव दर चुनाव, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं, कुछ और बयां कर रहे हैं। हमारे इन पांचों साथियों में से किसी ने बताया था, मुझे जहां तक लग रहा है अमलेंदु उपाध्याय जी शायद बता रहे थे, या सुनील शुक्ल जी, कि आज से अगर देखा जाए तो साल भर पहले बीजेपी के हिस्से में लगभग 21 राज्य थे, अब वो घट करके कहाँ पहुंच गए हैं, और उसमें से लगभग 12 राज्यों पे पहुंच गए हैं, और उसमें से भी 3 राज्य ऐसे हैं जो हथियाए हुए हैं। तो ये चलता रहेगा। आखिरी कमेंट चाहूँगा, क्लोजिंग कमेंट, राहुल लाल जी आपसे, समय बीत चुका है बहुत ज़्यादा, राहुल लाल जी आपसे कि असल में, चलिए क्लोज करते हैं इस सवाल के साथ। आप हालांकि इस पे आप पहले बोल चुके हैं, फिर भी असली पप्पू कौन है राहुल लाल जी? मैं बड़ा खुल के कहूंगा जी। ठीक है। हाँ, 2-3 चीजें। हाँ देखिए, 2-3 चीजें। जब ये सवाल है कि असली पप्पू कौन है, तो असली पप्पू बड़े बहानेबाज है। वो हर हमेशा बहाना बना के भागता हुआ होता है। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल से पहले हम लोग सरकार से सवाल पूछते थे कि हमारा ग्रोथ रेट क्यों कम हो रहा है, तो उनका बहाना होता था चीन अमेरिका का ट्रेड वार चल रहा है। चीन अमेरिका के ट्रेड वार के कारण पूरी दुनिया फंस चुकी है, उसमें हम लोग भी फंस गए, फिर भी हम लोग का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस यात्रा को जिस तरह से रघुराम राजन सरीखे जो है कि बड़े अर्थशास्त्री का समर्थन प्राप्त हुआ है, स्पष्ट है कि हमारी देश की दिशा और गति की स्थिति क्या है, क्या एक स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, उसके बाद फिर अगली स्थिति क्या आती है। तुरंत से सरकार फिर अगले नंबर पर बहाना बनाती है कि पूरी दुनिया भर में चूंकि कोरोना काल की स्थिति है तो पूरी दुनिया भर की स्थिति डमाडोल थी। कोरोना काल से पहले ही आप 3% के ग्रोथ रेट पे क्यों आए थे, इस सवाल का जवाब कौन देगा हम लोग को? उसका जवाब तो आज तक नहीं मिला है। आप अगर अभी भी हम लोग सरकार से सवाल पूछते हैं कि एक तरह से महंगाई काफी चरम स्तर पे है, तो आंकड़े जो भी इन्फ्लेशन के जो फर्जी आंकड़े आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 6% से कम के आंकड़े, अब तो बाजार में भी कोई विश्वास नहीं करता। जब वो अखबार में खबरें छपती है तो कई सारे लोगों ने कहा कि हम लोगों ने तो अखबार पढ़ना भी बंद कर दिया, टीवी देखना पहले ही बंद कर दिया था, अब अखबार भी नहीं पढ़ते। अब सरकार से अगर सवाल पूछिए तो वो कहेंगे कि भाई महंगाई तो पूरे दुनिया भर में है, महंगाई में कौन से देश नहीं है। जबकि मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि कम से कम अगर पूरे दुनिया भर के देशों का आप आंकड़ा बनाइए महंगाई को लेके, अधिकृत आंकड़े भी अगर हम लोग जोड़ते हैं
तो कम से कम 65 ऐसे देश हैं जहां पे महंगाई भारत से कम है। हम हमेशा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ऐसे देश सुन के बीजेपी बैठ जाती है और फिर वहां से तुलना करके हम लोगों को बताना शुरू कर देती है। बेरोजगारी की स्थिति, तो बेरोजगारी की स्थिति के लिए भी जिम्मेदार कोई और है। या तो वो कभी नेहरू जी तक पहुंच जाएंगे या तो फिर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी पहुंच जाते हैं। कभी भी हम लोगों ने उद्बोधन सुना कि अगर G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसको कि सिंगार बना रहे हैं, तो आपके पास क्या प्लान है? तो इनके पास प्लान नहीं है, ये केवल बहानेबाजी करते हैं अपने कमियों को छुपाने के लिए। नए बहानेबाजी, अब देखिए, अब अगर हम लोग अभी देखिए आंकड़े आ रहे हैं कि औद्योगिक सूचकांक दर, उसकी क्या स्थिति बनी हुई है, वो लगातार हम लोग का नीचे जा रहा है। तो फिर बीजेपी के लोग तर्क देते हैं, देखिए फलाना जो है कि कार लॉन्च हुई, कार लॉन्च होते हुए मार्केट में बिक गई। दोनों चीजों में कोई तुलना नहीं है। लेकिन देखिए बहाने किस तरह से बनाए जाते हैं। आप कह दीजिए कि भाई लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, तो कहेंगे देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर भगदड़ की स्थिति कैसे बनी हुई है, इतनी लंबी लंबी लाइनें कैसे लगी हुई है। तो ये जो असली पप्पू है वो वही बहानेबाज है, दुनिया जान चुकी है, सब लोग जान चुके हैं। और ये राहुल गांधी की यात्रा की सफलता की स्थिति है। देखिए मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि बीजेपी के लोग खुद ही एक तरह से बीजेपी ने कुछ सर्वे कराया है और ऑफ द रिकॉर्ड जब ये यात्रा राजस्थान नहीं पहुंची थी तभी उन लोगों ने एक तरह से मंथन किया था कि कहीं कहीं इस यात्रा का काफी जबरदस्त प्रभाव वो कर्नाटक में रहा और मध्य प्रदेश में रहा। बीजेपी के खुद आंतरिक मूल्यांकन के मुताबिक इन दोनों जगह में इस समय सत्ता विरोधी लहर काफी प्रचंड स्तर पे है, यानी वहां पे कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हालत में है इस समय। तो जो एक तरह से जो 2023 के लिए जो हम लोग उल्टी गिनती सोचते हैं हम लोग, तो उसमें जनता ने पहचान कर ली है कि असली पप्पू कौन है। और वो पहचान जब कर लिया है जनता ने, तो वहां से बीजेपी की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। राजस्थान को लेकर अभी तक उनकी टीका टिप्पणी नहीं आई है। ये जरूर बोलते हैं कि मीडिया में जरूर सचिन पायलट और अशोक गहलोत का बात छाया रहता है, लेकिन खुद हम लोग के पार्टी में इतने सारे वर्ग हैं और इतने सारे अंदर खाने मतभेद चल रहा है कि उसके बारे में क्या चीजें कही जाए। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं, इनके बहानेबाजी और इनके तमाम तरह की चीजें। जिस तरह से देखिए ये समझ नहीं पा रहे हैं आप धार्मिक, आप एक तरह से आप चाहते हैं सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। भारत जोड़ो यात्रा में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति खत्म की है। समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने माना कि खतौली में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जरूर उसमें वहां पे जो है कि चंद्रशेखर और जो है कि तमाम जो दूसरे लोग रहे, जयंत रहे, उन लोगों का प्रभाव रहा। लेकिन जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रही थी बीजेपी, वो करने का मौका नहीं मिला। उसमें भारत जोड़ो यात्रा का भी प्रभाव है। तो जब ये यात्रा इतने विशाल स्तर पर चल रहा है, कहां कहां पर क्या प्रभाव दे जा रहा है, ये इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग इसलिए सोचे कि लोग सवाल पूछ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में इसका प्रभाव कैसे जाएगा। ये यात्रा तो हिमाचल प्रदेश क्रॉस नहीं की है, वहां से गुजरी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी प्रभाव पड़ा। गुजरात को लेकर मैंने देखिए पहले कहा कि बीजेपी के लोग ही कहता है कि गुजरात की स्थिति अलग है, वहां पे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो है कि वो वहां पे एक्टिव थी, तो वो स्थिति अलग है, वो वहां पे अलग स्थिति थी। पूरे देश में वो स्थितियां नहीं होने वाली है। सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि जब आप वहां पे अगर उद्योग धंधों को उठा के महाराष्ट्र से ले जा रहे हैं, दूसरे पूरे दुनिया पूरे अलग अलग राज्यों के उद्योग धंधों को उठा के आप गुजरात ले जा रहे हैं, तो अब जबकि गुजरात के चुनाव खत्म हो गए हैं, तो फिर आप झूठे ढंग से कैसे वादा कर सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री है पूरे देश के। इसलिए असली पप्पू का मामला भी जनता के सामने में खुल गया है और बीजेपी की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की उल्टी गिनती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम ये जो पप्पू शब्द को लेकर के बीजेपी या ट्रोल आर्मी के लोग जो हैं वो राहुल गांधी को घेरते थे, अब ये बात तो समझ में आ रही है कि पप्पू शब्द उनके ऊपर ही भारी पड़ता जा रहा है। इसीलिए सवाल मैं कर रहा था कि जो एग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, क्या उसी एग्रेसिवनेस से, उसी बोझ के तले वो दब रही है और उसी से वो घायल हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल ये उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब देश की जनता जो है इस शब्द का इस्तेमाल करने से पहले 4 बार सोचेगी कि आखिर ये किसके लिए कहा जा रहा है। खैर, लेकिन जिनके जिनके नाम पप्पू हैं वो अपने नाम, बहुत अच्छा नाम है, प्यारा नाम है, और इससे आप इसको एक अलग अंदाज में देखिए। राजनीति का अंदाज कुछ और है और नाम कुछ और है, इसलिए उसको नाम की तरह से मत लीजिए। ये ज़रूर मैं डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ उन तमाम साथियों के लिए जिनके नाम पप्पू हैं, लेकिन क्योंकि बहुत प्यारा नाम है। एक ज़माना में यही बबलू, डब्लू, पप्पू यही सारे नाम होते थे, अब नाम कुछ और हो गए हैं। अब नाम के लिए भी आप गूगल पहले टाइप करते हैं गूगल में और फिर निकालते हैं कि हाँ पंडित जी ने अ बोला है तो अ से कई सारे नाम आ गए, उसमें से चुन लेते हैं आप।
चलिए, नाम की बातें होती रहेंगी और काम की बातें राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं तो दिखा ही रहे हैं, और हमारे सांसदगण जो हैं वो सदन में बैठ करके भी काम कर रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी भी जब दिल्ली आएंगे तो वो भी कहा जा रहा है कि सदन में भी जाएंगे, यानी इस शीतकालीन सत्र को वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी सदन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा आप लोगों से, और आप लोगों के विचार बहुत ही सराहनीय रहते हैं हमेशा, और बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोग देके जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं और अपनी बात, अपने विचार रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सुनील शुक्ल जी, राहुल लाल जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथी जो अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं, साकिर शहजादा कह रहे हैं, जो मेवात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि 21 दिसंबर को याद रखना, हरियाणा के मेवात में भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत याद रखेंगे, ये कह रहे हैं साकिर शहजादा जी। और ओमवती भी हमारे साथ हैं। अफरोज आलम कह रहे हैं, सर अब राहुल गांधी पिच बना रहे हैं और इस पिच पर बीजेपी कैसे खेलेगी समझ ही नहीं पा रही है। जावेद भाई कह रहे हैं, जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी चाहता हूं, थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे हो गया है। हाँ, कांग्रेस अब ऑफेंसिव हो चुकी है और बीजेपी डिफेंसिव। देखना है 2024 का कप किसके हाथ आता है। बहुत सही बात आप रख रहे हैं यहाँ पे कि 2024 का जो गेम है वो कौन जीतता है और कप कौन हासिल करता है। साकिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और इनके अलावा एमके भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा में फ्री फूड खाने आते हैं लोग, बिकॉज उनको लंच में अच्छा खाने को मिल जाता है। कांग्रेस के वर्कर यात्रा में आ गए तो कौन सी तोप मार ली, तुम लोग ड्रीम में रहो, बीजेपी 400 लाएगी। बहुत अच्छी बात है एमके साहब, लेकिन जो बातें हो रही हैं, जो हम देख रहे हैं, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। आपको भी अगर ये बात बुरी लग रही है तो अपनी बात रखिए। बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ कर रहे थे जो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत बातें बुरी लगी होंगी आपको, लेकिन क्या करें, विश्लेषण करना होता है और निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो ऐसा ही होता है, वरना हम भी गोदी मीडिया कहलाएंगे। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं, हमेशा की तरह आज के बेहतरीन पैनल के लिए डीबी लाइव के पत्रकारों को सच्ची, सही, ईमानदारी और निडर पत्रकारिता के लिए शुभकामनाएं। दिल से सैल्यूट। आपको भी दिल से सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप जुड़ते हैं असलम भाई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जा मसरूर का कहना है कि राजीव जी, पप्पू एक बहुत अच्छा शब्द है जो कानों में भला लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसे ही MS करोलिया कह रहे हैं कि पप्पू ने गप्पू को चारों खाने चित्त कर दिया। मखसूम खान भी हमारे साथ हैं जुड़े हुए। और जगमोहन जी हैं, कह रहे हैं कि नेक्स्ट अनपार्लियामेंट्री वर्ड इज पप्पू। हो सकता है कि इसको निकाल दिया जाए वहां से, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो कह रहे हैं आप, और स्पंज कर दिया जाए इस शब्द को। वेद हरिओम भी हैं, गप्पू ही असली पप्पू है। जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि बस इतनी बात से मुझ पे हुआ जहां बेरहम की दुखती रग ही पे रख दी हूं उंगलियां हमने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा जब इंग्लिश के उसमें लैटिन में लिखा होता है, रोमन में लिखा होता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में जो शेर होते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप बहुत सही लिख रहे हैं। और गुलशन गुलाटी जी कह रहे हैं कि प्लीज एटलीस्ट रीड कमेंट्स ऑफ ऑडियंस, यू विल नॉट रीड माई अग्रेसिव कमेंट, लेट्स ऑनर अदर फ्लैटरिंग कमेंट्स। एक्चुअली गुलशन भाई बहुत मज़े लेते हैं आप, ये मैं समझ रहा हूँ, और अच्छी बात है कि आप इतना प्यार करते हैं हम लोगों को। और आप देख ही रहे हैं कि कमेंट पढ़ रहे हैं, और आपके कमेंट्स अग्रेसिव नहीं बल्कि आपके कमेंट्स गुलशन गुलाटी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं आपके कमेंट, तो इसलिए आपके कमेंट को पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ भी रहे हैं हम। और मदीना का मुसाफिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ चौहान जी हैं जो गुड नाइट कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। और रोहिताश मीना जी हमारे साथ हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। विक्टर 22 कह रहे हैं लाइट ऑफ, ताली, दिया, झंडा, ये सब मास हिप्पोटिज्म
हिप्नोटिज्म कह रहे हैं, खैर का तरीका है जो टेस्टिंग किया गया भोली प्रजा पर। ये बात ताली थाली बजाने वाली बात है, आप सब याद कीजिए। और ऐसे ही देवकरण मीना हैं, पागल के हाथ में माचिस किसने दी कह रहे हैं। अभिमन्यु नायक भी हमारे साथ बने हुए हैं और जो कह रहे हैं कि गुड इवनिंग रेडी, टूडेज रियली टूडेज पैनल इज वन ऑफ द बेस्ट डिबेट, आई सल्यूट देम। अभिमन्यु नायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और जगमोहन सिंह कह रहे हैं गुजरात वाला बस यही गुनाह हर बात करते हैं, लाख दुख सहते हैं फिर भी वोट बीजेपी को ही देते हैं। गुजरात के वोटर्स की बात कर रहे हैं कि लाख गुनाह करते हैं फिर भी वोट बीजेपी को ही देते हैं। सुकुमार बनर्जी हैं, द वर्ड पप्पू इज नॉट एन अब्यूज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गणेश सबकोता हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं आप। राहुल पप्पू यो, अमित शाह क्या बल्लू यो उनको बल्लू कहें, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और बिल्कुल रखने का अपनी अपनी बात रखने का यहाँ आप लोगों को अधिकार है, आपका आप बात रख सकते हैं। और देवकरण मीना भी हैं, ऐसे ही समित नरखेड़े हैं जो नकली पप्पू वर्सेस गुजरात और नागपुर के असली पप्पू कह रहे हैं। और डॉक्टर सजाद अली सैयद भी हमारे साथ। मेरे कमेंट्स क्यों नहीं, देखिए अभी आपके कमेंट ही ले रहा हूं। और ऐसे सिद्धू हैं जो कह रहे हैं कि पप्पू कितना प्यारा नाम हुआ करता था, पर नफरती लोग के सोच प्यारा को भी बुरा बना देते हैं। के सिन्हा हैं, कह रहे हैं महुआ मोइत्रा सही में सांसद हैं, सही सांसद हैं। और अफरोज आलम हैं, पागल के हाथ में माचिस की बात कर रहे हैं। और आरएस डिजिटल का कहना है बीजेपी वाले तो अच्छे नाम को भी बिगाड़ कर बोलते हैं, पिता प्यार से अपने बच्चे के नाम पप्पू रखते हैं। मुकेश एओ का कहना है मोदी ने गुजरात में भारी बेईमानी की। और कुरैश खरगोन का कहना है पप्पू बहुत मीठा नाम है। डॉक्टर सज्जाद जी कहना है मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद अली सैयद। आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आपका कमेंट भी अभी पहले भी पढ़ा और अभी भी पढ़ रहा हूं। और ऐसे ही जुनेद हैं हमारे साथ में, नईम किदवई हैं, सुमित नरखेड़े हैं हमारे साथ में, और अब्दुल अजीज हमारे साथ बने हुए हैं, रामवीर शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, विजेंद्र कुमार कौशिक बने हुए हैं। और आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूं, डॉक्टर सज्जाद अली सैयद जी कह रहे हैं जी मैं भी आपको फॉलो कर लूंगा, बिल्कुल मैं देखूंगा, अगर मैंने नहीं देखा है तो मैं जरूर फॉलो करूंगा। निरंजन है, कह रहे हैं हम दो हमारे दो बाकी सब भाड़ में जाएं। गुलशन गुलाटी कह रहे हैं महुआ मोइत्रा शेयर्ड with you yesterday, us shared with you yesterday, नहीं समझा क्या कह रहे हैं आप, बट शिमला मीना भी हमारे साथ और लोबो भी हमारे साथ बने हुए हैं, इवेलिन लोबो कांग्रेस पार्टी। और फिर असलम चिश्ती कह रहे हैं महुआ मोइत्रा के भाषण से लगता है भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है शायद। विजेंद्र कुमार कौशिक, राहुल रियल हीरो कह रहे हैं, बनवारी मीना है, जय जोहार कह रहे हैं, आपको भी जय जोहार। और जावेद इकबाल खान कह रहे हैं शानदार डिबेट। और देखिए प्रीतम दुग्गल जी कह रहे हैं मेरा कमेंट आज भी नहीं लिया, अभी आपका कमेंट दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, आगे ऊपर खोजता हूं अगर ना हो तो, क्योंकि लगातार जो कमेंट्स आते हैं प्रीतम भाई और वही कमेंट मैं लेता जाता हूं। जगमोहन सिंह कह रहे हैं वेलकम फिल्म सेंटर में उदय, मजनू 2 अमीर, आरटीएक्स और वांटेड भाई, यूपी में अज्जू भाई, बंगाल में डिम्पल और दिल्ली में आप मेरी एक तंग नकली का डायलॉग बोलते हैं। और माफी चाहता हूं थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ बोलते हैं आरएसएस आरटीएक्स का बेटा और राहुल गांधी अक्षय। खैर कैलाश जाटवा है, राजीव जी आपको आपके पूरे पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको भी। असलम चिश्ती हमारे साथ हैं जी, पाप का घड़ा भर गया है शायद लिख रहे हैं। और विकास कालरा हैं हमारे साथ में, सुमित नरखेड़े हमारे साथ में बने हुए हैं, साकिर सजादा हैं हमारे साथ में बने हुए, और हेमंत जी हैं हमारे साथ, हेमंत कुमावत हमारे साथ बने हुए हैं, सरताज भी हमारे साथ मस्कट से देख रहे हैं हमें। शकील अहमद जी हैं, कह रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हुई, 2024 में जनता बता देगी पप्पू कौन है। और आरएस सम कंफ्यूजन इन अस
योर सिस्टम कह रहे हैं, शायद हमारे सिस्टम में कोई कंफ्यूजन है। प्रीतम दुग्गल जी कह रहे हैं सॉरी सर देयर इज सम कंफ्यूजन इन योर सिस्टम। मे बी हो सकता है, लेकिन जावेद भाई कुछ लिख रहे हैं जरा उनका, लेकिन कमेंट इन्होंने डिलीट कर दिया है। और आई होप इट इज क्लियर टू यू, गुलशन गुलाटी जी कह रहे हैं। और देवकरण कह रहे हैं पागल के हाथ में माचिस किसने दी। और लीलावती सेंटर फॉर गोट कह रहे हैं राजीव जी एक कमेंट हमने किया था आपने लिया नहीं जी। धीरज चौधरी डायरेक्टर जी, बिल्कुल आपका कमेंट पहले भी मैं पढ़ता रहा हूं और कई बार जैसे छूट जाते हैं, कई कमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मनोज कुमार है, मेरा कमेंट नहीं लिया आपने, क्या मेरा कमेंट नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल अच्छा लगता है, आपका कमेंट क्यों नहीं लूँगा। और रामकृष्ण नागराज हैं, कह रहे हैं कांग्रेस में राजस्थान के वैचारिक मतभेद होगा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अफरोज आलम भी हैं हमारे साथ, और साथ में सफ़ीउल्लाह खान भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं, खान बेग कह रहे हैं राजीव जी डीबी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं। और किरण स्टूडियो असली पप्पू मोदी लिख रहे हैं। और शशि करण भी हमारे साथ हैं। आरवी सिंह का कहना है कि जुमले के बिना रैली नहीं कर सकता, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना दो शब्द नहीं बोल सकते और कैमरे के बिना कहीं जा नहीं सकते, मीडिया के सवालों से डरते हैं इसलिए रेडियो के पीछे छिपकर मन की बकवास करते हैं कह रहे हैं। और विक्टर 22 कह रहे हैं कि राहुल लाल का आवाज क्लियर नहीं होता, क्यों नहीं बताते, ईयरफोन बदलें कह रहे हैं जी। बिल्कुल कोशिश करूंगा आप जो कह रहे हैं वो। और रहीम आरडी दीवान का कहना है वेलकम टू सिल्वर मेंबर जी, आपको वेलकम करता हूं आपको रहीम जी कि आप जुड़े हैं और हमारे सिल्वर मेंबर हैं आप। और लोबो का कहना है पागल खैर। और प्रदीप दास हैं महुआ मोइत्रा ने महागठबंधन को सिग्नल दे दिया है मोदी को पप्पू कहकर। और अफरोज आलम भी, तनवीर जी भी हमारे साथ हैं। कई लोगों के कमेंट अगर छूट रहे हैं तो माफ़ी चाहूँगा। असलम चिश्ती कह रहे हैं कि इस भ्रष्ट सरकार के सामने सवाल ही सवाल है, ये सरकार जनता को गुमराह करती है। डीवी लाइव के पत्रकार रोज सरकार को हकीकत से रूबरू कराते रहते हैं, बहुत धन्यवाद आपको। और सेलिन खलको हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी लाओ देश बचाओ। मुरारी लाल सैनी भी हैं, पप्पू बता रहे हैं ना इस बार देखना पप्पू को का जादू कैसे चलेगा। और नागेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, नागेश गोखले के अलावा तनवीर हैं, थैंक यू सर कह रहे हैं। रहीम आरडी दीवान आपको वेलकम करता हूं रहीम भाई। और तनवीर आलम हैं, सर कभी कभी मेरा भी नाम ले लिया कीजिए, मैं भी आपका चैनल हमेशा कई दिनों से कई वर्षों से देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद तनवीर आलम जी, कई बार छूट जाते हैं कमेंट्स, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। शिल्पा विष्ट है हमारे साथ में, कहना है स्वामी जी को हमारा नमस्कार, आपने नहीं कहा। स्वामी जी को नमस्कार मैं कहता हूं और बिल्कुल शिल्पा विष्ट जी मैं बिल्कुल कहूँगा। और लवली लुआस का कहना है, लोनली लुआस माफ़ करें, आई नो फ्रॉम बिगिनिंग मोदी रियल पप्पू। और विक्की का कहना है रियल गांधी छा रहे हैं, राहुल गांधी छा रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। साजिद हुसैन हैं जो कह रहे हैं कि गुजरात में एक मिनट, गुजरात के थोड़ा शायद ऊपर, हाँ, गुजरात के विस्मयकारी चुनाव परिणामों के बाद भी विपक्ष ईवीएम धांधली को लेकर मुखर नहीं है, जबकि पूरे परिप्रेक्ष्य में गुजरात का आमजन बदलाव के पक्ष में था। ईवीएम को लेकर जन आंदोलन की जरूरत है। आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जन आंदोलन विपक्षी दलों को करने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं और कई बार इसी मंच से हम लोगों ने ईवीएम को लेकर के कई सवाल पैदा किए, कई सवाल हम लोगों ने खड़े किए, कई सवालों पर चर्चा हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में किए। लेकिन चर्चा के दौरान जो बातें निकल के आती हैं उस पर विपक्ष को भी आगे बढ़ना चाहिए, विपक्ष नहीं बढ़ता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन का कहना है कि बीजेपी जो चाहे सब कुछ कर सकती है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ कह रहे हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं देश चलाने में और मुंह चलाने में बड़ा फर्क होता है, देश की अर्थव्यवस्था सुधारना कम से कम भाजपा सरकार के बस की बात दिखाई नहीं दे रही है। बनवारी मीना शुभरात्रि कह रहे हैं। मोहम्मद निसार हैं, पप्पू मोदी हैं कह रहे हैं। रमेश चंद हैं, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए कह रहे हैं। और देवकरण मीना हैं और रमेश चंद हमारे साथ में बने हुए हैं। लोबो एवलिन लोबो है हमारे साथ में, गोदी मीडिया टीवी चैनल में
हमें रियल का न्यूज नहीं दिखा रहे हैं। और भी कई सारे साथी हैं। कुमकरण जी हमारे, कुमारन माफ करें, कुमारन हमारे साथ हैं। राजीव सर आपको दिल से नमस्कार, आपको भी नमस्कार करता हूं कुमारन भाई। और अब्दुल एसके हैं, माचिस भाजपा के हाथ में है कह रहे हैं। और ऐसे ही सैफुद्दीन खान हमारे साथ में, द अपील का कहना है देश बचाने के लिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। शिमला मीना, ये पप्पू बोल रहे, क्या आपको अपने देश के नेता का सम्मान करना नहीं आता है क्या बॉय? और ये शिमला मीना का कहना है। और एस यादव का कहना है पीएम इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि करण थापर ने तो बोलती ही बंद कर दी है। कई अलग अलग बातें हैं। सरताज खान भी हमारे साथ गुड नाइट कह रहे हैं। अब दोस्तों प्रमोद कुमार गुड नाइट कह रहे हैं। गुड नाइट के अब बहुत कमेंट्स आ रहे हैं तो गुड नाइट मुझे भी कहना जरूरी लगता है। गुलजार पन्नू है, नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। और प्रीतम दुग्गल जी कह रहे हैं राजीव जी आज के बाद कमेंट नहीं करूंगा। अब प्रीतम दुग्गल जी आप नाराज हो गए तो मैं क्या करूंगा, लेकिन आप मेरे सामने जो कमेंट आते हैं मैं प्लीज वही कमेंट पढ़ूंगा। मेरे ऊपर प्लीज आप प्रेशर मत बनाया कीजिए क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई भी कमेंट छोड़ता नहीं हूं। मेरे सामने जो कमेंट आते हैं मैं पढ़ता हूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं और मेरे सामने जितने आएंगे, मैं मशीन तो हूं नहीं, लेकिन आप कमेंट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि आप एक बार नहीं कई बार, और आपके बोल जो होते हैं अब धमकी में अगर परिवर्तित हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। कमेंट सबके आते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूं और बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रोग्राम का समय खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी कमेंट पढ़ता हूं। तो प्लीज थोड़ा सा आप भी अपनी बातों पे, आप भी एक उम्र दराज इंसान हैं, आप भी अपनी बातों को उसी हिसाब से रखा कीजिए, लिखा कीजिए। और इतने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कई लोग, कोई इसमें बुरा नहीं मानता, लेकिन आप तत्काल बुरा मान जाते हैं कि आपका कमेंट, और मेरे सामने अगर कमेंट आए तो मैं जरूर पढ़ूंगा। अब जैसे जगमोहन सिंह जी का कमेंट यहां पर है और कह रहे हैं कि राजीव जी जब मैं अब्रोड स्टडी के लिए जाऊंगा तो वहां से आपके चैनल को ज्वाइन करूंगा, तो कहीं ईडी या आईटी वाले आपके पास तो नहीं आएंगे। अब इसका जवाब भी जरूर दूंगा। और ऐसे ही मोहम्मद सज्जाद सईद भी हैं, शुक्रिया सर फॉलो बैक के लिए। और शिमला मीना भी हमारे साथ में हैं और भी कई सारे साथी हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं ईवीएम के संदर्भ में संसद में बिल पेश हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और विजय कोमल हैं, सॉरी ना बोलें कह रहे हैं विजय कोमल जी। और डॉक्टर सज्जाद हैं, अरुण यादव हैं, अनुज यादव हैं जो कह रहे हैं ये भी कि पागल के हाथ में सत्ता देना ये मूर्खता है भारत के लोगों की। और ऐसे ही राम तीर्थ हैं, सर आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ रहा हूं, बिल्कुल जो सामने आता है मैं पढ़ता हूं। देखिए इसके साथ साथ कई बार कैमरे की तरफ देखना होता है, कई बार आप लोगों से सवालात, आपकी बातें करनी पड़ती है, अपनी बातें भी रखता हूं और उसमें कई कमेंट ऊपर चले जाते हैं और ये लाइव कमेंट होते हैं। बहुत कम कमेंट पीछे से बैक जाकर के लाना होता है, वो सब करता हूं। और साथ साथ आप जानते हैं कि प्रोग्राम को कंडक्ट भी करना होता है, तो कई लोग तो कमेंट पढ़ते ही नहीं है, कई लोग तो कमेंट जो हैं वो पैसे लेके पढ़ते हैं, लेकिन मैं कमेंट को बहुत ईमानदारी के साथ, और उन लोगों के जैसे डॉक्टर प्रीतम दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ते हैं और वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका कमेंट जरूर पढ़ता हूं क्योंकि वो हमारे ज्वाइन बटन यानी वो हमारे मेंबर हैं, वो पैसे देकर के मेंबर बने हुए हैं हमारे, और आप लोग भी मेंबर बन सकते हैं। वो हैं जगमोहन जी हैं, कई सारे साथी हैं, बहुत लोगों के आप देखते होंगे, जावेद इकबाल जी हैं, बहुत लोग हैं जो मेंबर बने हुए हैं। तो उनका कमेंट तो प्रायोरिटी के साथ पढ़ना मेरा कर्तव्य बनता है, मैं पढ़ता हूं। रहीम भाई अभी आए, उनका कमेंट मैं पढ़ रहा था, लेकिन प्रीतम दुग्गल जी का कमेंट कई बार नहीं दिखता है, और दिखता है तो मैं तुरंत पढ़ता हूं। जो छूट जाते हैं कमेंट कई बार जो है वो तेजी से कमेंट आते हैं, ऊपर चले गए कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, तो उसके लिए अब क्या कहूं। लेकिन दुग्गल साहब नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आप नहीं पढ़े। जानबूझ करके मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं, कतई नहीं करता हूं, इसलिए प्लीज आप ये मत सोचिए, और जरूर पढ़ता हूं। जैसे गुलशन गुलाटी जी हैं, वो मजे लेते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से, तो वो उस ढंग से बातें करते हैं कि पता है कि आप आज कमेंट नहीं पढ़ोगे, तो समझता हूं कि वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन मजा आता है उस बात को भी करने में। जैसे विद्या निवास मिश्रा जी कह रहे हैं कि राजीव जी ये जरूरी नहीं कि सबका कमेंट पढ़ा जाए, इसके लिए किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। और जे एम मकाडिया हमारे साथ बने हुए हैं, फिर इब्राहिम
आवान भी हमारे साथ बने हुए हैं, नागेश गोखले भी हमारे साथ हैं। हम आपको सलाम करते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए। और सबसे बड़ी बात यहां है कि हम देना क्या चाहते हैं। देखिए, कमेंट में भी कायदे से मुद्दों पर आधारित, मैं हमेशा बोलता हूं कि मुद्दों पर आधारित हो, और प्रीतम दुग्गल साहब के कमेंट मुद्दों पर आधारित होते हैं, पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ना चाहता भी हूं, लेकिन नहीं दिखते हैं जो कमेंट, तो मैं क्या करूं। मैं बार बार कहता हूं, वो भेजते हैं, कई बार स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लेकिन माफी चाहूंगा मेरे सामने जो स्क्रीन है उसमें नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं फिर। मैं ये तो नहीं कर सकता, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं कि मैं लेके आऊं, लेकिन जो कमेंट दिखते हैं, जैसे अभी मेरे सामने अविनाश कोपुलकर का कमेंट दिख रहा है, मेरे सामने अभी सफीउल्लाह खान का कमेंट दिख रहा है, बनवारी मीना का कमेंट दिख रहा है मेरे सामने, और किरण स्टूडियो का कमेंट दिख रहा है, अफरोज आलम का दिख रहा है, प्रीतम दुग्गल साहब का दिख रहा है कमेंट, जो कह रहे हैं कि बात बच्चों वाली नहीं है ना, और ना ही धमकी है, प्रीतम दुग्गल साहब कह रहे हैं। और ये कमेंट दिखा मुझे, डॉक्टर सज्जाद अली का कमेंट दिख रहा है, अनिल वर्मा जी हैं, आपकी राय बिल्कुल सही है, उनका कमेंट दिख रहा है, जगमोहन सिंह जी का कमेंट दिख रहा है, रिजल्ट नहीं एफर्ट मैटर करता है कह रहे हैं, शकील अहमद का कमेंट दिख रहा है। तो जो कमेंट आते हैं जैसे जैसे सामने आ रहे हैं पढ़ता जाता हूं। प्रदीप दास हैं, कह रहे हैं, और फिर शिल्पा बिष्ट जी हैं हमारे साथ में, और फिर विजय भाई हैं, मतलब सबके कमेंट दिख रहे हैं, जो कमेंट दिख रहे हैं। दुग्गल साहब के 3 कमेंट अभी दिखे, तीनों कमेंट मैं पढ़ा, लेकिन अभी इससे ऊपर कोई कमेंट अगर उन्होंने किया हो, अगर नहीं पढ़ पाया हूं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि कमेंट छूटते भी हैं। और जब प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा होता हूं तो आप देखते होंगे कि लोगों को, जो हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, उनसे सवाल पूछना, उनकी बातों को गौर से सुनना, साथ साथ आपके कमेंट्स को पढ़ना, आपके कमेंट्स का जवाब देना, बहुत कुछ एक साथ होता है। मैं भी इंसान हूं, कंप्यूटर नहीं हो जहां प्रोग्राम फिट कर दिए गए हों और उस हिसाब से, लेकिन कोशिश करता हूं कि किसी को भी मैं नाराज या निराश ना करूं, वही कोशिश हमेशा रहेगी। सबसे अच्छी बात यह लगती है कि आप लोग जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और ऐसे ही जुड़िए और अपनी बात रखा कीजिए। इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन इच्छा और हमेशा की तरह यही मैं कहूंगा कि आप जुड़िए, अपनी बात रखिए। प्रीतम दुग्गल साहब से भी कहूंगा कि आप अपनी बात एक बार नहीं 4 बार लिखिए, जैसे कई लोग लिख देते हैं और वो चलता रहता है, लिखिए, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। आप एक बात को 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आखिर में अगर मुद्दों पर आधारित हो दौरान भी लिखिए। और आप, मैं जानता हूं कि अगर प्रोग्राम छूट जाता है तो बाद में आप देखते हैं, रिपीट जो होता है, यानी कि रिकॉर्डेड देखते हैं आप, लेकिन देखते हैं, जुड़ते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे विजय कोमल जी कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए, सॉरी ना बोलिए, थैंक्स। और गुलशन गुलाटी जी कह रहे हैं प्लीज कंटिन्यू योर एफर्ट, बहुत धन्यवाद आपको। और जगमोहन सिंह जी है हमारे साथ जुड़े हुए। तो ऐसे तमाम साथी, आज नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, अनुज यादव कह रहे हैं, और अफरोज आलम है जो कह रहे हैं सर बहुत कोशिश के बाद एटीएम कार्ड से ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं। एटीएम कार्ड से नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा ज्वाइन बटन का जो काम है ये यूट्यूब का है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। इसमें जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से करना होगा, शायद क्रेडिट कार्ड से करना होगा, ऐसा कुछ है, देख लीजिएगा एक बार। और अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। चलिए इस कार्यक्रम को आज समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा को बाय बाय बोलेंगी लिख रहे हैं, और जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि निर्मला के हिसाब से तो कहीं भी आग लगे तो जिसके पास माचिस है दोष भी उसका ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गोडो साइंस कंबाइंड का कहना है असली पप्पू मोदी जी, और अविनाश कोपुलकर का कहना है आपकी ईमानदारी पे शक नहीं, और ऐसे ही मेरा ऑटो पेमेंट में है, जगमोहन जी कह रहे हैं। अफरोज आलम हैं, MK हैं, और नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, राजकुमार हैं, JP हैं, आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और प्रीतम दुग्गल साहब कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड जो ATM की बात कर रहे हैं ये डेबिट कार्ड है, तो इससे कर सकते हैं, प्रीतम दुग्गल साहब कह रहे हैं, तो जी बिल्कुल हो और अफरोज आलम जी ये आपके लिए प्रीतम दुग्गल साहब कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, तो करके देखिए, एक बार ट्राई कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। कीजिए इसको, ज्वाइन बटन को
क्लिक कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। मनोज कुमार कह रहे हैं हमारा कमेंट महीनों में नहीं पढ़ रहे हैं आप। मनोज कुमार जी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपका कमेंट, शायद आप सुने नहीं होंगे। आपका कमेंट मैं लिया था जहां आप कर रहे थे, और 2 दिन से कमेंट नहीं ले पा रहा था बहुत जल्दबाजी के कारण, लेकिन आज 2 दिन बाद कमेंट लिया हूं, और सोमवार और मंगलवार ये 2 दिन कमेंट नहीं ले पाया था। आज बुधवार है, आज कमेंट ले रहा हूं, और देखिए अब लगभग 30 मिनट से कमेंट ले रहा हूं, माफ करें 20 मिनट से तो कमेंट ले ही रहा हूं, 20-25 मिनट से। तो जितने भी कमेंट हैं मैक्सिमम कमेंट लेने की कोशिश करता हूं। हासिर अहमद हैं, और सुमित नरखेड़े हैं, राजकुमार हैं, तो तमाम दोस्त साथी, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर रहूंगा। तब तक अगर कोई बात फिर से कहता हूं, अगर बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन आप जुड़िए, अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, 1 बार नहीं 4 बार लिखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मुद्दों पर आधारित कमेंट लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और कल शाम फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।